हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करणचेर और स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां पे हम लोग सीखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर इन द एंटायर जीएसटी। जहां जहां ये टर्म्स आते हैं वो सब पढ़ेंगे। एंड दूसरा दोस्तों, हम लोग जानेंगे इंटरेस्ट। यस, फिर वो जीएसटी में हो या कस्टम्स में, डजेंट मैटर, वो सब एंगल कवर करेंगे जहां पे वर्ड आता है इंटरेस्ट, राइट। या तो जो हमको पे करना है गवर्नमेंट को, या तो जो गवर्नमेंट को पे करना है हमको, ठीक है। आइदर इट्स ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स और आइदर इट्स ऑन रिफंड ऑफ टैक्स। वी विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दैट, एंड विच इज व्हाई आई रियली वांट यू टू स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग टर्नओवर की। तो एक है एग्रीगेट टर्नओवर और एक है टोटल टर्नओवर। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड एग्रीगेट टर्नओवर। दोस्तों, एग्रीगेट टर्नओवर जब भी हम लोग देखते हैं तो वो स्पेसिफिकली हम लोग दो एस्पेक्ट्स में देखते हैं। एक है ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम और दूसरा है थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यस, तो सबसे पहले जब भी वर्ड आता है एग्रीगेट टर्नओवर, तो टर्नओवर का मतलब ही होता है क्या? ओके, आसान भाषा में बोले तो सेल्स। जीएसटी में सेल्स का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड सप्लाई। यस, तो सबसे पहले क्या है, गांठ बांध लेना अपने दिमाग में कि भैया एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। फिर वो टैक्सेबल हो सकता है, वो एग्जेम्प्ट हो सकता है, वो निल रेटेड हो सकता है, वो नॉन टैक्सेबल हो सकता है। वो आउटवर्ड सप्लाई ऐसा हो सकता है वह टैक्सेस पेएबल एज पर एफसीएम। वो आउटवर्ड सप्लाई ऐसा हो सकता है जहां पे टैक्स सप्लायर नहीं रिसिपेंट पे कर रहा हो एज पर आरसीएम। ओके, वो इंट्रा स्टेट भी हो सकता है, वो इंटर स्टेट भी हो सकता है, और वो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच वाला सप्लाई भी हो सकता है। डजेंट मैटर टिल द टाइम इट इज एन आउटवर्ड सप्लाई। ओके, फिर वो कुछ भी हो, वो डोमेस्टिक हो, एक्सपोर्ट्स हो, कुछ भी हो, पर माल जा रहा है, सर्विस दे रहा है, तो भैया हो जाएगा क्या? वो आउटवर्ड सप्लाई। तो वर्ड आउटवर्ड सप्लाई में आउटवर्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आउटवर्ड होना चाहिए और दूसरा सप्लाई होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? यस, ये है सिचुएशन भाई। तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब क्या है कि कोई भी इनवर्ड सप्लाईज नहीं आएगी। फिर वो आरसीएम हो, एफसीएम हो, डजंट मैटर। दूसरा, जब वर्ड मैं बोल रहा हूं सप्लाईज, तो बहुत जरूरी है कि वो सप्लाई होना चाहिए। इसीलिए शेड्यूल 3 वाले कोई भी ट्रांजैक्शंस, शेड्यूल 3 आई एम सो सॉरी वाले कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे, बिकॉज दीज आर क्लियरली केसेस विच आर ओके नॉट अ सप्लाई। ठीक है, परफेक्ट। यस, तो ये सप्लाई ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, डन। एंड थर्ड इज कि जब मैं बोलता हूँ एग्रीगेट टर्नओवर, तो उसका मतलब क्या है कि एक ऐसा अमाउंट जो मुझे बिलोंग करता है, जो मैं अपने पास रख सकता हूँ, क्योंकि वो टर्नओवर मैंने जनरेट किया। ठीक है, तो अगर मैं ओके 11,80,000 क्या है किसी को कोट कर रहा हूँ, तो उसमें 1,80,000 अगर जीएसटी है तो वो अमाउंट नहीं आ सकता, क्योंकि वो मुझे बिलोंग नहीं करता। वो बिलोंग करता किसे? गवर्नमेंट को। इसीलिए याद रखना, कोई भी जीएसटी कंपोनेंट नहीं आएगा, फिर वो सी हो, एस हो, कुछ भी हो। ओके, और याद रखना एग्रीगेट टर्नओवर में एक वर्ड आता है एग्जेम सप्लाईज। क्या आता है? एग्जेम सप्लाईज। एंड एग्जेम सप्लाईज इंक्लूड्स ओके nil rated supplies and clearly my dear friends what? Correct, absolutely correct, non taxable supplies। समझा? yes, okay, nil rated supplies and non taxable supplies। okay, non taxable supplies के केसेस कौन से बताओ? एब्सोल्युटली करेक्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, ये अपने 5 ये अपने नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, तो ये भी आ जाएंगे। ओके,
तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखना। ओके, स्पेसिफिकली क्या मैक्सिमम लोग गलती करते हैं इसको इंक्लूड करके। तो आज अगर फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन है जो बहुत बार एक्चुअली आपके एग्जाम में आया है कि मिस्टर एक्स इज सेलिंग गारमेंट्स, इसका अमाउंट है 100 lakhs एंड मिस्टर एक्स withdraws salary from Mr. Y, his employer, 20 lakhs। तो लोग 120 लिख देते हैं, दिस इज इनकरेक्ट। ये बोल के कि सर यहाँ पे भी मैंने कुछ सर्विस दे के पैसा ही लिया ना, अरे हाँ लिया है, बात सही नहीं है, ये बात गलत नहीं है, आई एम सो सॉरी, पर भाई वो शेड्यूल 3 में आता है और शेड्यूल 3 वाले केसेस सप्लाई ही नहीं, तो जो सप्लाई ही नहीं है वो कैसे आएंगे आउटवर्ड सप्लाईज? क्योंकि मैंने क्या बोला, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आएगा, ऑल टाइप्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यू गेटिंग इट? यस, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा मेरे बंधु, बंधु मेरे बंधु, आर यू गेटिंग इट? यस, जस्ट रिमेंबर दिस वेरी वेल। ओके, तो ये एक बात हो गई है, परफेक्ट, डन, ये सॉर्ट हो गया अपना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सर ऐसा क्या है, ये सब के बारे में तो बात हो गई कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक, बट सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पो स्कीम एंड रजिस्ट्रेशन? ओके, तो सिंपल है मेरे बंधु। ओके, कॉम्पो में आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स इंक्लूड नहीं करना, और रजिस्ट्रेशन में आपको ये सभी चीज़ इंक्लूड कर लेनी है, एब्सोल्युटली, ठीक है। कॉम्पो स्कीम में नहीं करनी और रजिस्ट्रेशन में करनी है, ये चीज़ याद रखना बस, ठीक है। बिकॉज रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट चाहता है कि तुरंत से तुरंत हो जाए तेरा, उसमें कोई चीज़ एक्सक्लूड ही नहीं करनी, बोलना है जो भी है सब फटाफट से ले लो। ओके, पर कॉम्पो में गवर्नमेंट चाहता है कि नहीं भाई, कॉम्पो का थ्रेशोल्ड लिमिट फटाफट से ना टूटे, स्पेशली ये इंटरेस्ट की वजह से तो ना ही टूटे जो आपको डिपॉजिट्स पे मिल रहा है या लोन पे मिल रहा है, जो भी है। यस, गवर्नमेंट चाहता है कि भाई तुझे कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिला रहा है, आर यू गेटिंग इट? यस, ओके। ऑल्सो रिमेंबर प्लीज कि जो ऑलरेडी क्या है, गुड्स सर्विस की डेफिनेशन से ही बाहर है, राइट, जैसे कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज या फिर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जैसे कि लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो, जिसे हम बोलते हैं मनी, याद रखना ये भी क्या है, जो ना ही है गुड्स, जो ना ही है सर्विस, वो कैसे बनेगा सप्लाई, वो कैसे बनेगा सप्लाई? तो ये सब मेरे बंधु क्या है, ओके, आप एग्रीगेट टर्नओवर से ओके बाहर निकालोगे, यू डू नॉट इंक्लूड इट, बिकॉज अगेन आउटवर्ड सप्लाईज ही आएंगी, और आउटवर्ड सप्लाईज में या तो वो गुड्स होगा या तो वो सर्विस का सप्लाई होगा, पर वो आउटवर्ड सप्लाई होगा जरूर, राइट, सो कीप दैट इन माइंड। ये सब नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बी वेरी डिलीजेंट इन दिस, बी वेरी डिलीजेंट इन दिस, ओके। एक और चीज़ क्या है मैं बताना चाहता हूँ जो मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं, एंड दैट इज कि जब ट्रांजैक्शन होते हैं दोस्तों, ओके, लेट्स से डी मार्ट है, डी मार्ट, तो ये डी मार्ट महाराष्ट्र है, ये डी मार्ट गुजरात है, सॉरी डी मार्ट महाराष्ट्र, ये माय बैड, ये मुंबई में है, ये पुणे में है, बराबर, यस, पर ये रजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड है, क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन लेके रखा है डी मार्ट ने, यस, एक स्टेट में एक ही बार रजिस्टर होता है भाई, ओके। तो इस केस में जब क्या है आपका स्टॉक ट्रांसफर होता है, तो भैया ये डीम सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता, क्यों?
क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में नहीं हुआ है, इसीलिए ये ओके याद रखना डीम सप्लाई नहीं है, और सप्लाई तो हो ही नहीं सकता बिकॉज विदाउट कंसिडरेशन वाला केस है, तो ना ही है ये सप्लाई, ना ही है ये डीम सप्लाई, तो कैसे आएगा इन आउटवर्ड सप्लाई, और इसीलिए नहीं लगेगा जीएसटी। ओके, नहीं लगेगा जीएसटी माय डियर फ्रेंड्स। ओके, दैट्स इट, दैट्स इट, बस ये बतलाना बहुत ज़रूरी था आपको, ठीक है। ये चीज़ों के बारे में प्लीज़ ध्यान रखें। ओके, और बस एक और क्या है ट्रांजैक्शन के बारे में बता देना चाहता हूँ, इसका फ्रैंकली कोई इम्प्लीकेशन नहीं है बिकॉज फ्रैंकली दोनों इंक्लूड होंगे, पर इसके नोट्स पे फ़र्क पड़ेगा जब आप नोट लिखोगे। तो एक होता है क्या, एक गुड्स फॉर एग्जांपल, अगर मैं मिस्टर एस, मेरा ओके लेट्स से हेड ऑफिस है मुंबई में, ठीक है, तो मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूँ, और एक ट्रांजैक्शन अपीयर होता है कि भाई गुड्स सप्लाइड फ्रॉम गुजरात ब्रांच। तो इसमें काफ़ी सारे लोग ये अज्यूम करते हैं कि माल फॉर सम रीज़न मुंबई से गुजरात गया। अरे नहीं भाई, मुंबई से गुजरात नहीं गया, ये गुजरात से गुजरात में गया होगा या कहीं और गया होगा, डजेंट मैटर। अपने को फ़र्क पड़ता है इस बात से कि भाई माल दूसरी ब्रांच से आया है, ओके, आया है जिन माल दूसरी ब्रांच से बिका गया है, राइट, द गुड्स हैव बीन sold from some different branch, so I will include it my aggregate turnover. Why? because okay, goods are supplied from other branch and हम लोग okay, हमारा जो क्या है ऑल इंडिया बेसिस पे जो पैन होता है, ठीक है, उस पे हम लोग बेचते हैं। एंड विच इज़ वाई माई डियर फ्रेंड्स, अगर आपका सेम पैन है तो क्लियरली माई डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, क्या बताओ, सिंपल सी बात है यार, ओके, कि ये जरूर इंक्लूड होगा, जरूर इंक्लूड होगा, बट आंसर आएगा कि भैया यू हैव टू इंक्लूड टर्नओवर ऑफ ऑल द ब्रांचेस हैविंग द सेम पैन, ऑल द पर्सन्स हैविंग द सेम पैन, वो आएगा रीजन। बट अगर क्या है गुड सप्लाइड हुआ है फ्रॉम योर मुंबई ब्रांच टू गुजरात ब्रांच, तो इसमें आपको बतलाना पड़ेगा कि भैया ये डिस्टिंक्ट पर्सन थे, इसलिए ये डीम सप्लाई हुआ है, और इसीलिए ये एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, समझा। तो वहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा 25(4) या 25(5) का, कि पहले तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन इस सेक्शन के तहत है, फिर आपको देना पड़ेगा रेफरेंस डीम सप्लाई का, और फिर बोलना पड़ेगा इसीलिए एग्रीगेट टर्नओवर में है क्योंकि ये डीम सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है। आर यू गेटिंग इट? यस, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें नज़रअंदाज नहीं करते, ओके। एंड याद रखना मेरे बंधु, ओके, अगर ऐसा आ रहा है कि सप्लाइड पेट्रोल, तो आपको तो पता ही है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज लेना है, बिकॉज नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी सप्लाई तो है ही, 7(1) तो सेटिस्फाई करता ही है ना भाई। यस, क्या आपने गुड्स और सर्विस दिया फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो चार्जिंग सेक्शन से बाहर है, पर मैंने क्या वर्ड बोला, सप्लाई आना चाहिए, सप्लाई का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर लो, समझा। फिर वो 7(1) हो, AA हो, B हो या C हो, डजंट मैटर, ओके। अभी ये सप्लाई का डेफिनेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज बोले कि एग्जाम सप्लाईज का पार्ट है तो आना ही है बॉस। यहाँ पे क्या बोला है कि भैया अच्छा ओके 110 लाख, बट एक्साइज ड्यूटी इसके अंदर क्या है 10 लाख, ठीक है। तो क्या लेंगे आप, पूरा ले लेंगे, क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रिंसिपल्स के हिसाब से ओके आप कोई भी वैल्यू जो है अदर देन जीएसटी इंक्लूड कर सकते, तो याद रखना एक्साइज ड्यूटी भी आ जाएगा, ओके, जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू ऑफ दैट, ठीक है। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर के जितने भी क्या सियापे हैं, जितने भी इश्यूज है, वो सब हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर दिए, ठीक है। अब फटाफट से दोस्तों इसके बाद जाएंगे हम लोग टोटल टर्नओवर पे।
ये हम लोग ने देखा है रूल 42, रूल 43 में, ठीक है। तो लेट्स चेक दैट। ओके फ्रेंड्स, टोटल टर्नओवर में याद रखना। ओके, टोटल टर्नओवर मैं तो बोल रहा हूँ एग्जाम टर्नओवर भी ले लेता हूँ मैं। टोटल टर्नओवर में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको सब चीज़ ले लेनी है, सब चीज़ ले लेनी है, बस एक्साइज वैट और CST को छोड़ के, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर में आप ले लेंगे, पर यहाँ पे आप नहीं लेंगे, याद रखना ही बात। ओके, याद रखना बेटा, याद रखना, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है जो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेते पर यहाँ पे ले लेते हो, उल्टा, ठीक है। यस, तो याद रखना एक्साइज वैट और CST एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट, लोन्स एंड डिपॉजिट एंड एडवांसेस आ जाएगा, वहाँ पे दोस्तों डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन है या फिर क्या है, ओके, कॉम्पोजिशन है। ड्यूटी, क्रेडिट, स्क्रिप्ट आ जाएगा। शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शन वहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ओके, याद रखना। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग याद रखना, स्टैम्प ड्यूटी पे लेना है आपको। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन ले लेना है। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ड्यूटी फ्री शॉप्स ले लेना है। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज 100% ले लेना है। ओके, कैसे लेंगे? 1% इन सेल वैल्यू। अभी एग्रीगेट वैल्यू जो है अपना एग्रीगेट टर्नओवर, उसमें ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज नहीं लेंगे, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लेंगे, शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शंस नहीं लेंगे। तो ये याद रखना बस, ये डिफरेंशिएशन है चीज़ों का, ठीक है। चल, ओके। एंड आउटवर्ड सप्लाई व टैक्सेस पेबल एज पर RCM, ठीक है, वो वहाँ पे भी लेना है, यहाँ पे भी लेना है, ठीक है। यस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, परफेक्ट। RMC नहीं हो, RCM, ओके, परफेक्ट। तो ये था दोस्तों एग्रीगेट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर का डिस्टिंक्शन, ओके। एंड एग्जाम टर्नओवर भी हाथों हाथ कर लेते हैं, ठीक है। एक्साइज वैट एंड CST नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, ड्यूटी, क्रेडिट, स्क्रिप्ट नहीं आएगा, शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे, एक्सेप्ट दीज टू एंड यस, ओके, जैसे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है। यस, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ड्यूटी फ्री शॉप आ जाएगा, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज आ जाएगा, अगेन 1% ऑन सेल वैल्यू, ओके। तो ये चीज़ प्लीज याद रखना, परफेक्ट। एंड एग्जाम टर्नओवर एंड एग्जाम सप्लाई वो भी अलग अलग है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो जो है OCOV पार्ट 2 में समझा दिया आपको, ठीक है। डन है माय डियर फ्रेंड्स, डन है, ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे डिस्कशन होता है खत्म, ओके, विद रिस्पेक्ट टू एग्रीगेट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर। अब जाते हैं इंटरेस्ट वाले डिस्कशन, ओके, लेट्स गो। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन GST एंड कस्टम्स। तो इसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है स्पेशली फॉर पीपल जिनको इंटरेस्ट का आइडिया नहीं है, बिकॉज बहुत डेप्थ में अब डिस्कशन हो रहा है इंटरेस्ट में, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू कि भैया वो ITC रॉन्गली अवेल्ड के कारण इंटरेस्ट लग रहा है क्या कोई और कारण के वजह से। तो अच्छे से इसको समझना, बिकॉज इसमें एक और अमेंडमेंट रिसेंटली आया है ई-कैश लेजर के रिलेशन में, यस, राइट। तो वो भी क्या है समझना, एंड बोथ GST एंड कस्टम्स दोनों क्या एंगल कवर किए है, दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स की। दोस्तों जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स की, तो सिंपल सी बात है, देखो, ओके, 3 चीज बहुत जरूरी होती है इंटरेस्ट के कंप्यूटेशन में। सबसे पहली है अपना वैल्यू, which you will multiply with interest rate and which you will multiply with, okay, period, ठीक है। तो एक है क्या वैल्यू, एक है इंटरेस्ट रेट और एक है क्या पीरियड, ओके। जब ये बात आती है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, जब ये बात आती है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, कि वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज के साथ और मल्टीप्लाई करते हो पीरियड के साथ, तब जाके निकल के आएगा आपका क्या, प्रॉपर इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। अब रेट का सॉर्टेड है बेटा, पहले कंफ्यूजन हुआ करता था 18 या 24, तो अब कंफ्यूजन नहीं है, अब सिर्फ 18% ही है, क्रिस्टल क्लियर हो गई है बात। वैल्यू के बारे में दोस्तों डेफिनेटली क्या है, हमको थोड़ी झंझट मारी करनी पड़ेगी और पीरियड के बारे में भी कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पहली
एंड दैट इज वेयर ओके पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स बट हैज फेल्ड टू पे टैक्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर दोस्तों बात आती है नेट बेसिस और ग्रॉस बेसिस की। नेट बेसिस पे कंप्यूटेशन तब होगा जब आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, यानी आपको अप्रैल का रिटर्न फाइल करना चाहिए था 20 मई को, आपने 20 मई को नहीं, आपने 20 जुलाई को फाइल किया है। तो उस केस में आपने टैक्स पे क्यों नहीं किया? बिकॉज आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया है। तो जब नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, तो गवर्नमेंट बोलता है इन दैट केस, ठीक, इन दैट केस आप जब भी रिटर्न फाइल करोगे आप नेट बेसिस पे ही टैक्स पे करना, यानी आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी ओके करके जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स आता है वो टैक्स पे क्या है, इंटरेस्ट पे करना। एंड अकॉर्डिंगली माय डियर फ्रेंड, सिंपल सी बात है ओके आपका इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट करना नेट बेसिस पे। बिकॉज गवर्नमेंट बोल रहा है देख भाई तूने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, यानी तूने सेल्फ असेस ही नहीं किया ओके, तो तुझे एक मौका तो देना चाहिए क्या अपनी बात रखने का, कि मैंने सेल्फ असेस किया, मेरा आउटपुट टैक्स इतना, आईटीसी या नेट अमाउंट इतना, और उस पर क्या है जो भी इंटरेस्ट बनता है आप पे करवा दो। ठीक है, अच्छा ग्रॉस बेसिस का मतलब ये है कि लेट से आपने क्या है अप्रैल 2026 के तहत टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, और अप्रैल 2026 के तहत आपके सेल्फ असेसमेंट के तहत नेट टैक्स लायबिलिटी आपका आता था 10 लाख, पर फिर दिसंबर 26 में आपको आता है एक नोटिस ओके, शो कॉज नोटिस, कि नहीं यार वो तो एक्चुअली 12 लाख था, आपने से सिर्फ पे किया कितने का, 10 का, 2 लाख का आपका क्या है डिमांड लायबिलिटी आता है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जो आपने पे नहीं किया। तो फिर इस केस में अगर प्रॉपर ऑफिसर की जो भी दलीलें है वो आपको एक्सेप्टेबल है, आपको लगता है कि नहीं यार गलती हो गई अपने से, शायद अपने सीए ने गलत क्या किया है, अपने को एडवाइस दिया था और उस हिसाब से अपने गलत स्टैंड लेकर क्या है गलत रेट पे टैक्स पे कर दिया और कम पे कर दिया है, तो फिर चुपचाप जो वो मांग रहे पे कर दो ऑन ग्रॉस बेसिस, राइट। तो जो वो बोल रहे हो चुपचाप पे कर दो, जो भी नोटिस में लिखा है वो पे कर दो और उस पे ही इंटरेस्ट पे कर दो, एज सिंपल एज दैट। समझा? यस। तो व्हेन देयर इज डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स आइदर ड्यू टू मिस्टेक इन सेल्फ असेसमेंट, राइट, और इट इज आइदर नोटिस बाय प्रॉपर ऑफिसर एंड इज डिमांडेड अंडर 73-74, तो भैया इस केस में चुपचाप क्या है ग्रॉस बेसिस पे पेमेंट कर देना और इंटरेस्ट जो भी होगा वो ग्रॉस बेसिस पे लग जाएगा, यानी जो अमाउंट उन्होंने नोटिस में लिखा होगा उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंक्लूजन, अगर आपने ही रिटर्न लेट फाइल किया और आप जब क्या है पेमेंट कर रहे हो तो नेट बेसिस पे करना, बिकॉज गवर्नमेंट आपको मौका दे रहा है कि आप पहली बार हिसाब दिखा रहे उसमें लेट हो गए, कोई बात नहीं, जो भी हिसाब है सही से दिखाना, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, और वो नेट अमाउंट पे क्या है इंटरेस्ट पे करना। अच्छा, अगर ग्रॉस बेसिस की बात है रही तो गवर्नमेंट यही बोल रहा है भाई इस केस में ओके अमाउंट दैट इज अनपेड एंड विच इज डिमांडेड फ्रॉम द प्रॉपर ऑफिसर उतना आप पे कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, परफेक्ट। तो ये केस है। अब इसके ऊपर क्या है एक छोटा सा सम कर लेते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं मेजर एबीसी की, who have filed their GSTR 3B for July 2020 within the due date। तो प्रॉपर टाइम पे ही किया है उन्होंने, अगले महीने की 20 तारीख को यानी 20 अगस्त को, टिप टॉप। पोस्ट फाइलिंग ऑफ रिटर्न द रजिस्टर्ड पर्सन हैज नोटिस ड्यूरिंग September that the tax dues for the month of July have been short paid to the extent of 40,000। तो ये गलती उसने अपने एंड पे ही नोटिस की है कि 40,000 का हाइला मैंने तो कम टैक्स पे किया जुलाई में, 2,40,000 पे करना चाहिए था, मैंने सिर्फ 2 लाख ही पे किया है, राइट। मेजर्स एबीसी हैज पेड द अबव शॉर्टफॉल थ्रू जीएसटीआर 3B ऑफ September 2020 फाइल्ड ऑन 20/10 ओके, ई कैश लेजर के थ्रू 30,000, ई क्रेडिट लेजर के थ्रू 10,000। अब आपको इंटरेस्ट पेबल बताना है कैसे होगा, तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे आपने टाइम पे किया था, राइट, बट फिर आगे जाके आपने रियलाइज किया कि नहीं यार आपने थोड़ा कम पे किया है, तो यहाँ पे ग्रॉस बेसिस आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली 40,000 पे 18% इंटरेस्ट लग जाएगा। ओके, अच्छा पीरियड क्या होगा, तो क्लियरली आपको ये पे कर देना चाहिए ऑन 20 अगस्त, राइट, पर आपने पे किया वो ऑन 20 अक्टूबर। ठीक है, यस, क्योंकि सितंबर में आपने ये नोटिस किया था।
तो आज सिंपल सी बात है, अगस्त में बचे कितने, 31 में से 20 चले गए तो बचे कितने, 11। सितंबर में बचे कितने, 30। अक्टूबर में बचे कितने, कितने भाई, 20। ओके यस, तो ये यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 5 और 1 6, 61 डेज। कितना बेटा, 61 डेज डिवाइडेड बाय 365, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, डन। तो ये केस में माय डियर फ्रेंड्स क्लियरली मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि भैया इस हिसाब से क्रॉस बेसिस पे कंप्यूट होगा आपका इंटरेस्ट लायबिलिटी। ठीक है, डन। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं ओके टुवर्ड्स, हाँ 60 कैसे है भाई यहाँ पे, अगस्त आपका 31 होता है, 31 में से 20 चला गया तो बचा 11, सितंबर 30, अक्टूबर 20, इट इज 61 डेज। इट्स अ मिस्टेक, इट्स 61 डेज। ठीक है, डन। ओके, एंड ओ आई एम सो सॉरी, ऊपर वाला कंप्यूटेशन था, मैं वही सोचूं 30,000 कैसे है। ओके यस, अच्छा इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, माय बैड। इसके अंदर एक और क्वेश्चन है जो स्पेसिफिकली बोलता है कि व्हाट वुड बी द केस अगर बंदे ने जुलाई का जो रिटर्न है ओके वो ही क्या बिलेटेड फाइल किया होता, 20 अगस्त के बदले 20 अक्टूबर को फाइल किया होता। ठीक है, तो फिर क्या होता, तो गवर्नमेंट बोलता है उसमें नेट बेसिस पे ही करो। तो भैया अगर उसने ई क्रेडिट लेजर यूज किया 10,000 का, ई कैश लेजर 30,000 से पे किया तो 30,000 पे 18%। अगेन इस केस में भी दोस्तों क्या है 61 डेज आ जाएगा, बिकॉज आपको ये पे करना चाहिए था 20 अगस्त को, पर आपने किया 20 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पे भी 61 डेज आ जाएगा, डन। ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन 20 सिमिलर है, यू कैन ट्राई एट योर ओन आउटसेट एंड सी फॉर योर सेल्फ। वेरी सिंपल बट इंटरेस्टिंग। क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ग्रॉस बेसिस है नेट बेसिस का। ठीक है, तो याद रखना जब बिलेटेड रिटर्न की वजह से बिलेटेड पेमेंट करते हो नेट, और जब आपने क्या है मिस्टेक पकड़ ली अपने आप या फिर क्या प्रॉपर ऑफिसर ने पकड़ ली है कि आपने पहले जो टाइम पे रिटर्न फाइल किया था और टाइम पे टैक्स पे किया था वो शॉर्टफॉल है उसके अंदर, तो फिर अब वो क्या है शॉर्टफॉल पे कर दो विथ इंटरेस्ट बट ऑन ग्रॉस बेसिस, यानी जितना भी अनपेड अमाउंट है पूरे के पूरे पे लगा दो इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर रहे हैं वेयर आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। तो यहां पे बोला गया है when balance in e-credit ledger falls below ITC wrongly availed, the extent of such ITC utilization shall be the amount by which balance in e-credit ledger falls below ITC wrongly availed। ठीक है, यस। तो आज दोस्तों यहाँ पे सीन ये है कि डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो बोला है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। ओके, एंड दूसरा है दोस्तों ओके डेट ऑफ डेबिट इन ई क्रेडिट लेजर व्हेन बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेयर आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। तो यहाँ पे when balance in e-credit ledger falls below the ITC wrongly availed, the extent of such ITC utilization shall be the amount by which the balance in e-credit ledger falls below the ITC wrongly availed। इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं समझाऊंगा आपको, बहुत बहुत अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये। पर याद रखना डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी किसको बोला जाएगा, तो भैया व्हेन द रिटर्न इज फाइल्ड। ओके, तो जब रिटर्न फाइल हुआ है उस केस में the due date of filing return of GSTR 3B और actual date of filing okay return whichever is earlier, या फिर अदर के केस में जब बेसिकली रिटर्न फाइल नहीं हुए और फिर भी टैक्स लाइबिलिटी अराइज हुआ बिकॉज आपने सप्लाई तो किया ही था, तो उस केस में डेट ऑफ डेबिट इन ई क्रेडिट लेजर व्हेन बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल। ठीक है, चलो फटाफट से एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि देखो भाई सुनो, आज अगर मंथ है अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर
कुछ नहीं है अप्रैल के मंथ में। एलिजिबल आईटीसी है दोस्तों 7 lakhs, आईटीसी wrongly availed is 50,000, total ITC is 7.5 lakhs, output tax liability is 7 lakhs, closing balance of e-credit ledger is 50,000। ठीक है, तो आज सिंपल सी बात है, आपका आउटपुट टैक्स 7 लाख था, आईटीसी 7.5 lakhs, तो आपके ऑब्वियसली ई क्रेडिट लेजर में क्लोजिंग बैलेंस होगा 50,000। और याद रखना आपने आईटीसी जो रॉन्गली अवेल लिया था वो था 50। ठीक है, तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है और जो आपने रॉन्गली अवेल किया था वो सेम टू सेम है 50,000 50,000। तो क्लियरली ऐसा ही समझा जाएगा कि आपने 50,000 जो रॉन्गली अवेल किया आईटीसी उसको अब तक यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, तो फिर उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट मई के महीने में आते, तो मई के महीने में ओपनिंग बैलेंस है 50, एलिजिबल 5, रॉन्गली अवेल कुछ है नहीं, टोटल आपका होगा 5.5। अच्छा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपका यहाँ पे भी 5 था, तो आपका बैलेंस भी क्लोजिंग जो होगा वो 50 रहेगा। यहाँ पे भी बेटा रॉन्गली अवेल आईटीसी 50 था और आपका बैलेंस भी 50 ही है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पर थर्ड मंथ आता है जून का मंथ, 50,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है, एलिजिबल आईटीसी 3 लाख है, टोटल आईटीसी आपका 3.5 lakhs है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज पर 3.3 है। तो आपका याद रखना जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 20,000 ही होगा। तो 50,000 से इट हैज गॉन ऑल द वे टू 20,000, यानी कि मैंने रॉन्गली अवेल कितना किया था 50। अगर क्लोजिंग बैलेंस 50 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर उससे अगर नीचे चला जाता है, राइट, तो जैसे यहाँ पे 50 से हो गया 20, तो मैंने रॉन्गली अवेल आईटीसी यूज किया 50 में से 30, तो 30 पे लगना शुरू हो जाएगा क्या, इंटरेस्ट। ठीक है, यस, ओके। और इसका इंटरेस्ट कब से लगना शुरू हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जून का जब मैंने क्या है रिटर्न फाइल किया होगा वो दिन, या फिर ड्यू डेट उसका विच एवर इज अर्लियर। तो जून का 3B का ड्यू डेट क्या है, 20th जुलाई, तो 20th जुलाई या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल 15th जुलाई मैंने तब पे किया विच एवर इज अर्लियर। ओके, यस, और एक्चुअल अगर 25th है तो विच एवर इज अर्लियर में 20th आता है। ठीक है, डन। तो इस दिन क्या है आपका, इस दिन के बाद वाले दिन से आपका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, क्योंकि इस दिन ही आपने बेनिफिट लिया ऐसा माना जाएगा। ठीक है, यस, तो 21 जुलाई से आपका मीटर चालू। नेक्स्ट 20,000 अपना ओपनिंग है, एलिजिबल आईटीसी 6 लाख है, आपका टोटल 6,20,000 है, आउटपुट टैक्स आपका 6,20,000 है, आपका नेट बैलेंस आएगा नील। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है देख 50 में से तू ऑलरेडी 30 तो यूज कर चुका था, अब बाकी बचा कितना 20, वो 20,000 भी तूने यूटिलाइज कर दिया है। एंड अकॉर्डिंगली माय डियर फ्रेंड्स 20,000 पे भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, और वो इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाएगा कब से, जुलाई का क्या है जो भी ड्यू डेट है वो, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है वो, विच एवर इज अर्लियर, सिंपल। ठीक है, डन, ये केस है दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इसका एग्जाम में एक बार बहुत अमेजिंग सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, वो पहले कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं मिस्टर ब्रोकर की, जिसने रॉन्गली अवेल कर दिया आईटीसी 1,25,000 का एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 for the month of October 22. This ITC was not utilized against the output tax liability for the month of October 2022. ठीक है, Mr. Broker utilized ITC of 75,000 from the above wrongly availed ITC of 1,75,000 against the output tax liability for the month of November. Now let's mark this कि ये भाई ने जो wrongly availed ITC है 1,25,000 का, वो भाई ने यूटिलाइज किया है नवंबर मंथ के लिए। ठीक है, करेक्ट, एंड दैट टू द एक्सटेंट ऑफ 75,000 ओनली। मिस्टर ब्रोकर पेड द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड 75,000 ऑन 10th of March। वो उसने पे कर दिया वापस, ही इज पेड बैक ऑन 10th of March। ठीक है,
एंड दूसरा है कि रिवर्स द अनयूटिलाइज ITC ऑफ 50,000 ऑन 20th मार्च, ठीक है। एंड रिवर्स द तो और जो रॉन्गली अवेल्ड था उसका क्या 75 जो आपने क्या यूज़ किया था वो आपने पे बैक कर दिया 10th मार्च को, एंड रिवर्स कर दिया दूसरा 50,000 ऑन 20th मार्च को। बेसिकली उस पर 50,000 पे कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज वो बस अवेल करके रखा था, यूटिलाइज कभी नहीं हुआ, तो जो अवेल किया था उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट पेएबल, ओके, और नियरेस्ट रूपी में उसको राउंड ऑफ कर देना। इफ मिस्टर ब्रोकर फाइल्स GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑन 18th नवंबर एंड 3B फॉर द मंथ ऑफ नवंबर ऑन 25th दिसंबर, ठीक है, ओके। सबसे पहले ये फोकस करो कि भैया मैंने ये यूटिलाइज कब किया है। मैंने ये यूटिलाइज किया है नवंबर मंथ में। अच्छा, अब नवंबर मंथ का आपने रिटर्न कब फाइल किया है, बिकॉज डेट ऑफ यूटिलाइजेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ओके जानने के लिए ओके हमको ड्यू डेट जानना पड़ेगा एंड एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, सॉरी अपना वो रिटर्न फॉर दैट मंथ। तो भैया नवंबर का आएगा 20th दिसंबर को और एक्चुअल डेट दैट इज 25th दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, तो दैट विल बी 20th दिसंबर। अब यहां से हम लोग कंपेयर करेंगे उसको वो दिन तक जिस दिन तक उसने क्या है वो यूज किया है और वापस रिटर्न बैक कर दिया। तो उसने वो रिटर्न बैक किया 10th मार्च को बाय पेइंग इट ऑफ। तो भैया यहां से यहां तक आएगा डिलेड नंबर ऑफ डेज, ठीक है। एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स विल बी दिसंबर में 31 डेज आते हैं तो 20 चलेगा, 11 जैन में 31, फेब में आ जाएंगे 28 आपके, एंड मार्च में दोस्तों आ जाएंगे आपके 10 डेज। तो दैट विल बी यहाँ पे एक चला गया, ये हो जाएगा ओके 80 डेज, ठीक है। तो आज 75,000 मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 365, इस तरह से चीज़ें पैन आउट होगी माय डियर फ्रेंड्स, ओके परफेक्ट। तो प्लीज़ फोकस करना क्या कि जब इस तरह से आप रॉन्गली ITC अवेल एंड यूटिलाइज करते हैं तो पहले ये फिगर आउट कर ले कि डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ओके क्या है, और फिर वहाँ से लेके जब आपने वो गलत बेनिफिट आपने वापस कर दिया है, ठीक है, वहाँ से लेके वहाँ तक का डेट ले लीजिए, ठीक है, विच वॉज 10th मार्च। भैया पेड बैक रॉन्गली अवेल्ड ITC, एंड उन दिनों का क्या है, उन डेटों के बीच का क्या है, डिलेड नंबर ऑफ डेज ढूंढ लिए, वही आपका डेज है ऑन विच इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, ठीक है। वेरी गुड एग्जाम्पल, बट स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, वो लोग अक्टूबर का डेट ले लेते हैं, राइट, विच इज रॉन्ग। आपको फर्क नहीं पड़ता है कि किस महीने का क्या है ITC आपने रॉन्गली अवेल किया, नहीं, आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि वो यूटिलाइज कब हुआ, दैट्स इट। और वो 50,000 जो आपने अवेल किया था वो रिवर्स भी कर दिया है, तो उस पर इंटरेस्ट क्यों नहीं, बिकॉज वो आपने कभी यूटिलाइज किया ही नहीं था, उसके पहले आपने रिवर्सल कर दिया, ठीक है, दैट्स इट, डन। तो ये आपका क्वेश्चन था माय डियर फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड ITC। अमेजिंग सा सम था, नवंबर 23 अटेम्प्ट में पूछा था, कर दिया अपन ने। दोस्तों रॉन्गली अवेल ITC के केस में एक और पॉइंट समझना बहुत जरूरी है जो अभी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, और उसका एक क्वेश्चन भी करेंगे अपन, ठीक है। रॉन्गली अवेल ITC ऑफ IGST क्रेडिट एंड सब्सिक्वेंटली रिवर्सिंग इट एट सर्टेन डेट। तो बोला है नो इंटरेस्ट शैल बी लेविड अगर बैलेंस ऑफ ITC टेकन टुगेदर with respect to CGST, SGST, IGST, okay, has not fallen below the wrongly availed ITC of IGST। तो दोस्तों अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है CSI का मिला के, ठीक है, अगर वो it has not fallen below the wrongly availed ITC of only IGST, then in that case no interest will be charged. For example, let's take this
During the month of April 2024, the firm has made wrong availment of excess ITC under IGST head for 1 lakh rupees. During the time expired, starting the excess availment up to such reversal, the balance in credit of CSI were 70, 20, 20 respectively. The firm identified the wrongly availment and reversed the excess ITC. अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपने जो wrongly avail ITC लिया था ऑफ IGST वो था 1 लाख. अब क्वेश्चन ये आता है माय डियर फ्रेंड्स कि बॉस I प्लस C प्लस S ये तीनों का क्लोजिंग बैलेंस मिला के अमाउंट अगर आता है 1,10,000, देन इन दैट सिनेरियो माय डियर फ्रेंड्स मैं सिर्फ इतना ही बात बोलूंगा क्या कि बॉस आपका ये बैलेंस ओके 1 लाख से नीचे नहीं गया है, यानी ये 1,10,000 है. अगर ये 1,10,000 ना होके लेट्स से 90,000 होता तो 10,000 पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता. बट दोस्तों ये 1,10,000 है, यानी ऑलरेडी ये एक्सेस में है, राइट. तो आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया 1 लाख, यहाँ पे 1,10,000 का बैलेंस बिंदास पड़ा है बॉस. तो गवर्नमेंट यही बोलेगा कि भैया आपने वो रॉन्गली अवेल आईटीसी अब तक यूटिलाइज किया ही नहीं है और इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा. सिंपल, ठीक है. तो अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो भैया देयर विल बी नो इंटरेस्ट, ठीक है. बट अगर ऐसा सिनेरियो आता है कि ये 1 लाख है एंड एज आई सेड ये अमाउंट है लेट्स से 80,000, तो भैया ओके द बैलेंस क्लियरली द बैलेंस ऑफ I plus C plus S has fallen down below the wrongly availed ITC of just IGST. Okay. Then in that case 20,000 pay interest shall start, and it shall start from when? Due date of GSTR 3B या फिर actual date of filing, whichever is earlier. As simple as that. वहां से शुरू होगा और रिवर्सल जब आपने किया होगा वो डेट पे खत्म होगा. उतने डिलेड नंबर ऑफ डेज काउंट करो, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करो, ठीक है. बट अगर ये बैलेंस ज्यादा है तो भैया आपको कोई भी क्या है इंटरेस्ट पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट यही बोलता है कि भैया जितना रॉन्गली अवेल है उससे ज्यादा तो आपका बैलेंस पड़ा, यानी आपने रॉन्गली अवेल अब तक यूटिलाइज किया ही नहीं, तो इंटरेस्ट पे करना भी नहीं. तथास्तु. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सट्रीमली क्लियर माय डियर फ्रेंड्स. ओके, एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो एंड अकॉर्डिंगली और क्लैरिटी पा सकते हो, जिससे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, देखो इंटर में आ गया था, फाइनल में भी दोस्तों आ सकता है, ठीक है. तो इसके लिए सज्ज रहना, रेडी रहना, बिकॉज यहाँ पे आपको ओके क्लियरली पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट शैल बी लेविड, तो आंसर होगा नील. समझा? यस. तो ऐसा आंसर लिख के आना, बिकॉज आपको पूरा इसका क्लैरिटी मिल चुका है, ठीक है. तो दोस्तों अब हमको इंटरेस्ट के केस में ये पता है कि नेट बेसिस पे कैसे समा सकता है, ग्रॉस बेसिस पे कैसे समा सकता है, रॉन्गली अवेल आईटीसी में जेनरिक केस कैसे आ सकता है, और एक स्पेसिफिक केस जहां पे रॉन्गली अवेल आईटीसी आपने लिया आईजीएसटी का, उसका बैलेंस आपको कंपेयर करना है आपके सी प्लस एस प्लस आई के क्लोजिंग बैलेंस के साथ. अगर वो क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है इस आईजीएसटी रॉन्गली अवेल आईजीएसटी से, तो गवर्नमेंट बोलेगा भैया तूने तो रॉन्ग लेवल यूज किया ही नहीं, तो तेरे को इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं. दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स. तो तीनों का सम कर लिया है, तीनों का क्लैरिटी आपके पास है. आई होप दोस्तों अब इंटरेस्ट में आपको कोई भी डाउट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स. ओके, और इस नोट पे वी विल क्लोज आर एंटायर पेमेंट ऑफ टैक्स का सेशन, एंड दैट विल माय डियर फ्रेंड्स मार्क द एंड ऑफ दिस लेक्चर. आई होप आपको अटमोस्ट क्लैरिटी मिला है, और आई होप आपको समझ में आया दोस्तों कि इशारा किस बात की तरफ है. रूल 88B काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा है और काफ़ी फेयर कॉन्सेप्ट है ये. यू नो दिस गिव्स जस्टिस टू द टैक्स पेयर. उसके साथ यहाँ पे ना इंसाफी नहीं हो रही, आई विल से दैट. और बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे भी दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया जिससे आप और इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाए. Okay, let's see what it is. In case where the supplies made during a tax period, okay, are declared by the registered person in the return for the said period,
and the said return is furnished after the due date, which is obviously covered under section 39, यानी अगले महीने की 20 तारीख के बाद किया आपने. Except where such return is furnished after the commencement of any proceedings under 73, 74 or 74A in respect of the said period, the interest on tax payable in respect of such supply shall be calculated on, ये बहुत important है. Okay, the interest shall be calculated on the portion of tax which is paid by debiting the e-cash ledger for the period of delay beyond the due date. ठीक है. However, where any such amount has been credited in the e-cash ledger on or before the due date, but is debited from the e-cash ledger, okay, for payment of tax while filing the return after the due date, the said amount shall not be taken into consideration while calculating interest. बहुत फेयर और बहुत ही जस्टिस ट्रीटमेंट यहाँ पे मिला है टैक्स पेयर को. लेट्स अंडरस्टैंड विथ ए वेरी क्लासिक एग्जाम्पल. ठीक. तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन was required to file GSTR 3B for the month of October 2023 by 20th November, सिंपल अगले महीने की 20 तारीख. However, he filed the return on 5th December, यानी थोड़ा डिले किया है. परफेक्ट मानते हो आप? यस. तो इंटरेस्ट लगेगा, पर अभी इंटरेस्ट कितने पे लगेगा देखो, वो इंटरेस्टिंग केस है. His total tax liability was 1 lakh, out of which 70,000 was paid using ITC, okay, and 30,000 was paid in cash. 30,000 was deposited in the e-cash ledger on 18th November. अच्छा, मेरा ड्यू डेट क्या था? 20th नवंबर, और मैंने 18 तारीख को ही वो क्या है सजा के रखा है भाई. वहां पे मैंने जमा करवा दिया ई कैश लेजर में, डेबिट नहीं मारा ई कैश लेजर को, राइट. ई कैश लेजर में डेबिट नहीं मारा है. डेबिट मारूंगा कब? 5 दिसंबर को, जब एक्चुअली क्या है 3B फाइल होगा. अभी मैंने सिर्फ जमा करके रखा, पर जमा तो किया है ना, और मेरे खाते में जमा किया है नहीं, गवर्नमेंट के खाते में जमा किया जो है ई कैश लेजर. तो फिर यहां पे गवर्नमेंट बोलता है देख तूने लेट रिटर्न फाइल किया, उसका लेट फी लगेगा, पर तूने टैक्स लेट पे नहीं किया है भाई. तूने डेबिट लेट मारा है, पर तूने जमा कर दिया था ई कैश लेजर के अंदर, तो 30,000 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो तूने 20 नवंबर या उसके पहले जमा करवा दिया था. डेबिट नहीं मारा, मैं मानता हूं, पर तूने जमा कर दिया, और वो मेरे लिए काफी है, और इसीलिए उस पर इंटरेस्ट पे नहीं होगा. ठीक है. तो विल ही बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स? ओके, तो आंसर इज as per 88B, interest is applicable only on the tax portion paid through e-cash ledger only for the period in filing delayed return. The return was due on 20th November but was filed on 5th December. ठीक है. तो डिले था ऑफ 15 दिन. ठीक. 70,000 paid through ITC and 30,000 was paid through cash, but since it was credited in e-cash ledger on 18th November itself, that is before the due date. Before the due date, सिंपल सी बात है, नो इंटरेस्ट होता. ठीक है. हाँ, अगर ये लेट्स से क्या है ई कैश लेजर में जमा होता, ओके, आगे का क्वेश्चन आता है ऑन, ओके, इंस्टेड ऑफ 18th नवंबर अगर वो ई कैश लेजर में जमा करता ऑन 1st दिसंबर, तो क्या डिले है? यस. पर नंबर ऑफ डिले डेज क्या आएंगे यहाँ पे? तो आपका 20 तारीख से क्या 20 तारीख के बाद मीटर चालू हो जाएगा. तो नवंबर में दोस्तों क्या है 20 तारीख को जमा हो जाना चाहिए था, बट नवंबर चला गया 10 दिन, दिसंबर का 1 दिन, तो 11 दिन का डिले आ जाएगा. समझा? यस. एंड इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ओके, बहुत जरूरी था ये समझना कि डिलेज विल बी ऑफ 11 डेज, और अकॉर्डिंगली क्या है आपका 30,000 मल्टीप्लाई बाय, ओके, 18% मल्टीप्लाई बाय 30,000 इज द ओके टैक्स कंपोनेंट, जिसका 18% इज द इंटरेस्ट, जहाँ पे ओके 11 डिवाइडेड बाय 365, 163 रुपीज इंटरेस्ट आ जाएगा. ठीक है. बहुत अमेजिंग सा अमेंडमेंट है विच इज इन द फेवर ऑफ टैक्स पेयर, एंड इट्स अ वेरी गुड अमेंडमेंट दैट हेल्प्स हिम रिड्यूस हिज इंटरेस्ट लायबिलिटी विच फेयरली शुड बी, बिकॉज मैंने मेरे खाते में जमा नहीं रखा है पैसा, मैंने आपके खाते में कर दिया. हाँ, डेबिट नहीं मारा होगा, पर आपके खाते में पहुंच जरूर गया है. ठीक है. दैट्स इट. ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं सेक्शन 60 प्रोविजनल असेसमेंट की. कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ही सिंपल है. अगर एज अ रजिस्टर्ड पर्सन मैं नहीं डिटरमाइन कर पा रहा हूं भाई कि वैल्यू क्या होगा, किस वैल्यू पे मुझे टैक्स पे करना चाहिए, या फिर और
मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरा रेट एग्जैक्टली क्या है, 5% है, 12% है, क्या मैं टैक्सेबल हूं या एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर आता हूं, मुझे नहीं पता चल रहा है भाई, आई एम कंफ्यूज्ड। यस, तो फिर उस केस में क्या करूंगा? तो देख, गवर्नमेंट बोलता है देख भाई ये सब बहाने मत कर, हाँ तूने सप्लाई किया है, तूने गुना किया है, तुझे पे करना पड़ेगा जीएसटी, और तू डिटरमाइन नहीं कर सकता एज पर सेल्फ असेसमेंट, तो मैं तेरा काम इजी करता हूं, सेक्शन 60 इंसर्ट करके मैं तुझे ऑप्शन देता हूं कि तू मुझे पूछ ले, तू मुझे पूछ ले कि क्या वैल्यू है या क्या रेट, ठीक है, बाय डूइंग एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों में से कोई भी एस्पेक्ट्स में कंफ्यूज हूं, आई कैन गो अहेड एंड मेक एन एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। ओके, एंड पीओ ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन शैल इशू अ पीए ऑर्डर allowing the said person to pay tax as per provisional assessment। बट याद रखना, ओके, जब वो पीए असेसमेंट का ऑर्डर आएगा तो डेफिनेटली क्या है, अगर आपको वैल्यू में डाउट होता है तो वैल्यू, या रेट में डाउट है तो रेट, उसका पुष्टिकरण देंगे वो लोग कि आप ये रेट के हिसाब से पे कर दीजिए या ये वैल्यू के हिसाब से पे कर दीजिए। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी बोला जाएगा कि आपको एक बॉन्ड भी क्या है साइन करना पड़ेगा, और साथ साथ में एक सिक्योरिटी की तरफ से बैंक गारंटी भी देना पड़ेगा। अब क्यों ऐसा? सिंपल, अगर आप समझो कि फॉर एग्जांपल वैल्यू में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि वैल्यू 10 लाख है, पर आपको रेट में कंफ्यूजन है कि भाई रेट 12% आएगा या 18% आएगा, ठीक है, तो प्रोविजनल असेसमेंट में 12% आ गया, फाइनल असेसमेंट में 18% आ गया, तो गवर्नमेंट यही बोलता है कि भाई ये जो 6% का डिफरेंस है, ओके, मल्टीप्लाई बाई 10 लाख, यानी कि 60,000 का आप क्या है बॉन्ड दे दो। बॉन्ड यानी कि आप बेसिकली प्रॉमिस करते हो कि कल उठ के अगर फाइनल असेसमेंट में हायर अमाउंट का या हायर रेट का असेसमेंट हुआ और आपका हायर लायबिलिटी आता है तो आई प्रॉमिस टू पे दैट अमाउंट, और उसका क्या है, मैं एक सिक्योरिटी भी लेता हूं, पूरे अमाउंट का नहीं, कुछ 25% का मिनिमम बैंक गारंटी भी ले लूंगा। ठीक है, डन। ओके, तो ये केस अब कितने टाइम के अंदर आ जाना चाहिए पी ऑर्डर? तो बोला 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, टाइम लिमिट है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ओके, और एफ ऑर्डर कितने टाइम तक आना चाहिए? तो आइडियली इट शुड कम विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ पी ऑर्डर। क्या एक्सटेंशन है? यस, ओके, पहला एक्सटेंशन आपको और एक 6 महीने का मिलेगा, और वो देगा एडिशनल कमिश्नर या फिर ज्वाइंट कमिश्नर, और एक और एक्सटेंशन चाहिए तो सीधा 4 साल का मिलेगा, 4 साल तक का मिल सकता है आपको, और वो देगा दोस्तों कौन? आपका माई बाप कमिश्नर। ठीक है, ये केस। अब दोस्तों एफए ऑर्डर है, तो एफए ऑर्डर में ओके, या तो ऐसा हो सकता है कि एफए ऑर्डर इज मोर देन पी ऑर्डर, या ऐसा हो सकता है कि एफए ऑर्डर इज लेस देन पी ऑर्डर। ठीक है, तो अगर ज्यादा है तो क्लियरली आपको क्या एक डिफरेंशियल अमाउंट पे करना पड़ेगा, और साथ साथ में पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम के हिसाब से। इसका काउंटिंग आप शुरू करोगे डेट व्हेन डिफरेंशियल अमाउंट वाज ड्यू ओरिजिनली, राइट, अप टू द डेट ऑफ पेमेंट, वो आएंगे तेरे डिलेड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब इसमें एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग डेफिनेटली क्या है समझेंगे एक सम के माध्यम से। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एफए ऑर्डर क्या है? अगर लेस देन पी ऑर्डर है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्लियरली यहां पे आपको पैसा लेना है गवर्नमेंट से, बिकॉज आपने ज्यादा रेट पे या फिर ज्यादा वैल्यू पे क्या है ऑलरेडी टैक्स दे दिया है, तो गवर्नमेंट आपको वापस करेगा, रिफंड करेगा। और यहां पर याद रखना दोस्तों, जैसे ही एफए ऑर्डर आता है आप रिफंड एप्लीकेशन करेंगे, वो रिफंड एप्लीकेशन के 60 दिन के अंदर अगर आपको रिफंड मिल जाता है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पर अगर 60 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो 61वें दिन से 61st डे से ओके अप टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड, जो भी नंबर ऑफ डिलेड डेज होंगे उतना आपको क्या है 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, डन। अब ये दोनों कैसे, अभी मैक्सिमम देखो असेसमेंट चैप्टर में है ना, मेजरली क्या प्रोविजनल असेसमेंट पे एक न्यूमेरिकल सम आता है, राइट, या फिर एक और क्वेश्चन आता है थियोरेटिकल, वो मैं आपको जब करेंगे 3-4 असेसमेंट और बाकी है उसके बाद मैं बताऊं, पर काफी लाइकली है कि प्रोविजनल असेसमेंट पे क्या है क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि याद रखना प्रोविजनल असेसमेंट का कॉन्सेप्ट कस्टम्स में भी है, पर वहां पे जिस हिसाब से इंटरेस्ट कंप्यूटेशन होता है वो काफी अलग है वीजा वी व्हाट वी आर डूइंग इन
जीएसटी. सो यू जस्ट बी अवेयर अबाउट व्हाट वी आर डूइंग इन जीएसटी. ठीक है, तो फटाफट से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं. ओके, कि आपको जब पे करना है तब कैसे कैलकुलेशन होगा, और आपको जब पैसा रिसीव होगा तब क्या है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा. ठीक है, एंड देन माय डियर फ्रेंड्स वी विल मूव ऑन टू द सम, सो दैट आप इस चीज को प्रेसिडेंट लेके, जो एग्जांपल में दे रहा हूं उसको प्रेसिडेंट लेके आप फिर खुद अपने एंड पे क्या सम सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, डन. लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, लेट मी क्विकली टेल यू के भाई ओके फ्रेंड्स, लेट मी क्विकली टेल यू कि प्रोविजनल असेसमेंट का क्या एग्जांपल होता है. तो लेट्स से 1/4 को मैंने सप्लाई कर दिए गुड्स मेरे रिसीवेंट को 100 लाख के, पर मैं कंफ्यूज हूं कि भैया उस पर 18% लगेगा या 28. तो मैंने अप्लाई कर दिया 1/4 को प्रोविजनल असेसमेंट, 20/4 को प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर भी आ गया. जल्दी आ जाता है, वैसे ही 90 दिन के अंदर आ जाता है, तो ये थोड़ा जल्दी आ गया. 18% के हिसाब से बोल दिया पे कर दो. तो मैंने क्या है फिर अप्रैल में किया था ट्रांजैक्शन, तो अगले महीने की 20 तारीख को मैंने पे करवा दिया. 100 लाख मल्टीप्लाई बाय 18%, 18 लाख के हिसाब से. ठीक है, फिर एफए ऑर्डर पास हुआ एक को, और डिफरेंशियल अमाउंट आया वहां पे कितना बताओ. डिफरेंशियल अमाउंट आया यहाँ पे 10% का, बिकॉज उन्होंने बोला नहीं 18 नहीं 28% एप्लीकेबल है. ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंगली दोस्तों ओके 10 लाख अभी पेबल हो जाएगा, पर साथ साथ में मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. और वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो ड्यू डेट ओरिजिनली ड्यू, इसका मतलब क्या है कि ये 10 लाख एक्चुअली मुझे पे कर देना चाहिए था ओके 20/5 को ही, 20/5 को ही पे कर देना चाहिए था, राइट. और इसीलिए 21 मई से क्या आपका मीटर चालू हो जाएगा. और इसीलिए नंबर ऑफ डिलेड डेज कैसे आएंगे यहाँ पे दोस्तों, ओके मई के आ जाएंगे आपके 11 डेज, जून के 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर ओके 20. ठीक है, ओके नवंबर है कितना 20. ठीक है, तो टोटल अगर हम लोग करते हैं इसका 11 + 30, so that comes down to 184 days. okay yes, क्योंकि काउंटिंग मैं 20 मई से चालू करूंगा और खत्म करूंगा 20/11. ओके यस, तो ऑलवेज काउंट फ्रॉम द नेक्स्ट डे. ओके, और यहाँ पे यू विल काउंट द डे ऑल्सो 20th 11 ऑल्सो. क्योंकि सिंपल सी बात है, वो भी एक डिलेड डे ही है. ओके यस, तो अकॉर्डिंगली 184 डेज आ जाएंगे यहाँ पे. एंड यहाँ पे 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 184 डिवाइडेड बाय 365, ये हो जाएगा ओके 39.72 यानी कि 40. ठीक, यस, इतना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि आपने इतना क्या है डिले से टैक्स पे किया. अब कई बच्चे ऐसा बोलते हैं सर पर बोला भी तो उन्होंने ही था ना, तो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए ना, तो पहले ही 28% पे कर देता मैं, राइट. बराबर है बात तेरी, बट बेटा इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा. वरना पब्लिक क्या है कई बार जानबूझ के ही क्या है, उनको पता है कि 18% रेट है. ओके, और उनको पता है एफए में 28% आने वाला है, पर जस्ट टू बाई सम टाइम, राइट, जस्ट टू डिले सम पेमेंट, यानी 28% में से 18 भी पे कर दो, 10% बाद में पे कर दो, इंटरेस्ट भले ही लग जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, नहीं बेटा कई लोग क्या है इसका फायदा उठाते. अगर इंटरेस्ट नहीं लगता ना तो कई लोग इसका फायदा उठाते. कैसे फायदा उठाते, 18% भी पे कर दे और 10% बाद में पे कर देते, राइट.
तो इस तरह से उनको थोड़ी मोहलत मिल जाती, उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाता, बिकॉज आप डिफर कर रहे हो पेमेंट, राइट। पर जब आप इंटरेस्ट साथ में लगा देते हो तो क्या हो जाता है, वो भी सोचता है कि नहीं भाई 1.5% इंटरेस्ट ले रहा है, राइट, तो मैं क्यों ऐसा धांधलबाजी करूं। और इसीलिए डे 1 से क्या है, आपको लगेगा इंटरेस्ट, भले ही क्या है ये एफ ऑर्डर पास किया हो किसने, प्रॉपर ऑफिसर ने, सॉरी पी ऑर्डर पास किया हो किसने, प्रॉपर ऑफिसर ने, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार उन्होंने ही कम किया था तो फिर अब वो लोग ज्यादा मांग रहे हैं तो मैं डे 1 से इंटरेस्ट क्यों पे करूं, नहीं करना ही पड़ेगा, ओनली देन इट विल मेक सेंस, ठीक है। वरना सब लोग धनाधन क्या है, पी ऑर्डर के लिए चले जाएंगे इंस्पाइट नोइंग द रेट, इंस्पाइट हैविंग क्लैरिटी ऑन द रेट, क्योंकि पी और एफ ऑर्डर के बीच में आपको काफी सारा टाइम मिल जाता है, समझा, यस। उसमें भी अगर आपने ओके भगत मिली कर दी, मिली भगत कर दी, सॉरी प्रॉपर ऑफिसर के साथ, तो वो तो मार देगा एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, तो 5 साल बाद पेमेंट करने का मौका है, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई इंटरेस्ट तो लगेगा, ठीक है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे खत्म होता है आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट, ओके। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूं सेकेंड केस में जहां पे उल्टा हुआ है, राइट, तो आज इस केस में क्या है, अगेन 1/4 को यू हैव सप्लाइड द गुड्स, ठीक है, अमाउंट इज 100 lakhs, ओके। आपने 10/4 को क्या है एप्लीकेशन कर दी है फॉर पीए ऑर्डर, 20/4 को यहां पे भी आ गया क्या, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ पीए ऑर्डर, और यहां पे जो रेट है वो उन्होंने डाल दिया है 28%। अब मैंने क्या किया है, पे कर दिया है टैक्स एज पर पी ऑर्डर, एंड दैट इज 100 lakhs का 28%, 28 लाख। बट फिर 1/11 को क्या होता है, 1/11 नहीं, चलो इसमें थोड़ा नजदीक का डेट लेते हैं, 1/8 को क्या होता है, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एफ ऑर्डर, जहां पे क्या रेट डिटरमाइन होता है, 18%, राइट। तो अब क्लियरली क्या है, मुझे फाइल करना होता है रिफंड एप्लीकेशन, तो लेट्स से 19 को मैं फाइल कर देता हूं रिफंड एप्लीकेशन, ओके। कितने का रिफंड मांग रहा हूं, सिंपल 100 लाख मल्टीप्लाई बाय 28% माइनस 18%, 10 लाख, ठीक है, इतने का रिफंड मांग रहा हूं। और ओके वो रिफंड मुझे मिल रहा है एक, सॉरी 31 दिसंबर, ओके, रिफंड ग्रांटेड, ठीक है, 10 lakhs। तो दोस्तों यहां पे आज 2 सिनेरियोज आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको रिफंड ग्रांट हो जाता है विद इन 60 days, दैट इज बाई 31 अक्टूबर। कैसे पता चला, सितंबर में है दोस्तों, एक चला गया तो बचे कितने, 29 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, तो 60 डेज खत्म होते हैं यहाँ पे, ओके। तो आज लेट्स से फॉर एग्जांपल रिफंड आ गया 1/10 को ही, ओके, दैट इज 31/10 के पहले, तो भैया यहाँ पे आ जाएगा नो इंटरेस्ट। बट बेटा रिफंड यहां पे अगर आपको आता है आफ्टर 60 days, ओके, दैट इज लेट्स से 1/12, ठीक है। तो आज आपका 60 डेज का खत्म कब होता है, 31/10 को, ठीक है। तो नवंबर का 30 days आ गया,
एंड दिसंबर का आपका 1 दिन आ गया, यानी 31 डेज। तो बॉस 60 डेज के बाद जो भी क्या है डीले होता है वो एक्चुअल डीले गिना जाएगा। एंड आपका लेट्स से 10 लाख आपको पैसा वापस देना था, 6% इंटरेस्ट, 31 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज। इस तरह से क्या है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, डन। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ रिफंड्स। ओके, अगर गवर्नमेंट क्या है लेट कर देता है रिफंड देने में तो भैया 6% ब्याज आएगा, फिर वो कस्टम्स हो या जीएसटी, डजेंट मैटर। ठीक है, 6% आएगा। बट वो मीटर कहां से चालू करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो मीटर दोस्तों क्या है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन से नहीं होगा। ओके, आज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ऐसा केस है माय डियर फ्रेंड्स कि बॉस डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज 1/4। ठीक है, तो दिस इज डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। और ये आपको कब मिल जाता है, जब क्या है आपका कंप्लीटनेस है इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, सब डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए तो एक्नॉलेजमेंट आता है, और उस एक्नॉलेजमेंट में भी ओके डेट छपा हुआ था डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन का। ठीक है, यहां से माय डिफरेंस आपको गिनना होगा कितना, 60 डेज। ठीक है, तो आज अप्रैल में दोस्तों क्या है 30 डेज है, उसमें से एक चला गया तो बचा 29। अप्रैल है, मई है 31, तो ये हो जाएगा कितना 60 डेज। तो आज 31 मई माय डिफरेंस जो है, ठीक है, यहां पे एक्सपायर होता है आपका क्या 60 डेज, और 1/6 से ओके आपका 61st डे स्टार्ट होता है। एंड क्लियरली आपका इंटरेस्ट का मीटर भी स्टार्ट होता है। ओके, तो इंटरेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर। ओके, एंड इट विल क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स ओके गो ओके अप टू द डेट ऑफ पेमेंट। लेट्स से 1/12 को आपने किया है क्या डेट ऑफ पेमेंट। ओके, तो फिर सिंपल सी बात है आपने यानी कि गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया 1/12 को, तो भैया यहां से लेके यहां तक आपको गिनना है। ओके, डिलेड नंबर ऑफ डेज, डिलेड नंबर ऑफ डेज, एंड अकॉर्डिंगली माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है कि बॉस आपको इंटरेस्ट लग जाएगा वो डिलेड डेज पे एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, ये है आपका इंटरेस्ट। ओके, डन माय डियर फ्रेंड्स, डन। ओके, परफेक्ट। अच्छा, पर याद रखना दोस्तों अगर कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल ओके अब अथॉरिटी या फिर कोर्ट के तहत आपको रिफंड मिलता है, ठीक है, और उसमें क्या है प्रॉपर ऑफिसर ने डीले मारा है तो भैया प्रॉपर ऑफिसर को पिनलाइज किया जाएगा और 9% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या है कि लेट्स से 1/4 को आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया, ठीक है, लेट्स से 1/5 को वो रिफंड एप्लीकेशन हो गया रिजेक्ट। ठीक है, अब दोस्तों आपने लेट्स से 1/6 को अपील फाइल कर दिया टू अपीलेट अथॉरिटी रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ रिफंड। ठीक है, तो आज माय डियर फ्रेंड्स ओके एक साथ को जो अपीलेट अथॉरिटी है उसने ऑर्डर पास किया है कि भैया रिफंड शैल बी ग्रांटेड, राइट, रिफंड शैल बी ग्रांटेड। तो इस केस में माय डियर फ्रेंड्स ओके आपको वापस क्या है ओके एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने ओके 5/7 को फाइल कर दिया है क्या रिफंड एप्लीकेशन, ठीक है, तुरंत ही कर दिया है। ओके, मैं क्यों लेट करूं भाई, मुझे तो पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो आज ऐसे सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है ओके रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दिया। अब यहां से क्या 60 डेज का काउंटिंग चालू करो। ओके, तो आज फॉर एग्जाम्पल जुलाई है तो जुलाई में 31 - 5 कितना होता है 26। अगस्त है 31 तो ये है 57 और 3 दिन आपको है सितंबर में, अगस्त सितंबर। ओके, तो आज अगस्त सितंबर ओके 3 दिन
तो 3 सितंबर जो है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे खत्म होता है आपका 60 दिन। ओके, क्योंकि जुलाई में भी 31 डेज है और अगस्त में भी 31 डेज है, इसीलिए क्या है वो 2 दिन कम हो गए। ठीक है, तो 3 सितंबर को क्या है, योर 60 डेज एक्सपायर। ठीक है, तो आपका भैया ओके क्लियरली 4/9 से स्टार्ट होगा क्या, ओके इंटरेस्ट कंप्यूटेशन, और वो इंटरेस्ट कंप्यूटेशन ओके विल बी सब्जेक्ट टू 9% पर एनम। ठीक है, यस। तो यार डिफरेंस क्या है इसमें कि ये केस में आप रिजेक्ट होने के बाद अपील कर रहे हो, और जब अपील होने के बाद क्या है ऑर्डर आपके फेवर में आता है तो आपको वापस फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और वहां पे क्या है प्रॉपर ऑफिसर जज से आपको रिफंड दे देगा। अगर उसमें भी वो लेट कर रहा है, जबकि ये एक सेटल पोजीशन है, अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट ने बोल दिया है, उसके बावजूद भी प्रॉपर ऑफिसर क्या आराम से दे रहा है, इस मैटर को लाइटली ले रहा है, तो भैया आज वो प्रॉपर ऑफिसर के कारण पूरा डिपार्टमेंट पनिश होगा, और बकायदा अलकायदा नहीं रे बकायदा 9% पर एनम के हिसाब से लगेगा इंटरेस्ट। अभी करेंगे टीएस, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, कि ये लोग के ऑर्डर के बाद भी अगर लेट आता है तो 9%, वरना नॉर्मली 6%। ठीक है, ओके। तो दोस्तों क्लियरली यहां पे दिख रहा है, चेक करो क्या, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट रिफंडेबल कॉन्सिक्वेंट टू द ऑर्डर पास्ड इन अपील और फर्दर प्रोसीडिंग्स। ओके, तो where any claim of refund arises from an order passed by adjudicating authority or appellate authority or appellate tribunal or court which has attained finality and the same is not refunded within 60 days from the date of receipt of application filed consequent to such order, interest shall be payable on such refund. Interest is payable from 61st day from the date of receipt of application consequent to such date till the date of refund. Interest is payable here 9%. Okay, perfect. हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ, और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पे हम लोग करेंगे रिफंड ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। फ्रेंड्स बात करते हैं रिफंड, बट रिफंड इन केस ऑफ कस्टम्स। ठीक है, यस। तो बेटा कस्टम्स में भी क्या है रिफंड का पॉइंट है, क्या बोलता है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हु कैन क्लेम रिफंड, तो बोला है पर्सन who has paid duty interest in excess or who has borne the incidence of duty or interest, then in that case that is the person who will be eligible to claim for refund। भैया ऐसा बंदा जिसका जेब क्या है कटा है, ओके जिसने क्या है अपने जेब से टैक्स किया है ओके पे, और उसने कभी पास ऑन नहीं किया इसका इंसिडेंस किसी और पे, तो डेफिनेटली दोस्तों वो क्या है रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। कितने टाइम के अंदर, तो बोला है 1 year फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। अच्छा, रेलेवेंट डेट कौन से सिनेरियो में कौन सा होगा, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मल क्या है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है तो भैया डेट ऑफ पेमेंट। क्लेम बाय अदर पर्सन ओके, तो बोला है डेट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। तो आइडियली अगर क्या है कोई बायर है ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इंपोर्ट किया था राइट, और मैंने क्या है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पे किया है, अब मैंने उसका इंसिडेंस मिस्टर एक्स पे क्या है डाल दिया, अब पता चला क्या कि ये ड्यूटी एक्चुअली एग्जेम्प्ट था, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स मिस्टर एक्स रिफंड क्लेम कर सकता है, एंड सिंस वो बायर था क्योंकि उसने मुझसे परचेज किया है राइट, तो आज डेट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स से 1 साल के अंदर वो रिफंड क्लेम कर सकता है। दूसरा स्पेशल ऑर्डर के तहत दोस्तों, तो डेट ऑफ स्पेशल ऑर्डर से 1 साल ओके। अच्छा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी ऑर्डर जजमेंट, तो भैया 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर या जजमेंट। अच्छा, प्रोविजनल पेमेंट है तो उस केस में डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी आफ्टर द फाइनल असेसमेंट, तो आज फॉर एग्जांपल प्रोविजनल असेसमेंट में बोला था 10% है, पर फाइनल असेसमेंट में बोला है भैया 5% है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे रिफंड बनता है। तो जिस दिन क्या है फाइनल डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी आफ्टर फाइनल असेसमेंट, यानी कि आपका फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर आ जाता है, वहां से दोस्तों क्या है ओके 1 साल के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं ये रिफंड माय डियर फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट ओके यस। अच्छा, एक और बात याद रखना दोस्तों, ड्यूटी पेड अंडर प्रोटेस्ट ओके, इन दिस केस माय डियर फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर रिफंड क्लेम मे बी फाइल्ड विदाउट एनी टाइम लिमिट ओके। तो दोस्तों आज फॉर एग्जांपल क्या है कि प्रॉपर ऑफिसर मुझे जबरदस्ती क्या है ऑर्डर पास करके ड्यूटी पे करवा रहा है, पर मैंने क्या है बोल दिया है भैया आई एम नॉट एलिजिबल टू पे ड्यूटी बट आई एम पेइंग ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट,
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, जब भी आप ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट पे करते हो, जहाँ पे अपना मन मार के आप ड्यूटी पे कर रहे हो, उस केस में रिफंड का कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी क्या है रिफंड आ सकता है। अगर ये तय हो गया कि भैया आपको ये ड्यूटी पेबल ही नहीं था पर फिर भी आपसे लिया गया है। ओके। अच्छा, कभी भी याद रखना रिफंड जो है वो 100 रुपये से नीचे का अगर हुआ, अमाउंट लेस देन 100 रुपीज, ओके, यानी बेसिकली बात बोली है 99 या उससे कम का रिफंड हुआ, 2 डिजिट में हुआ, तो भैया रिफंड उसका नहीं मिलेगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन से इसके अंदर चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन में सबमिट करेंगे जिससे प्रूव हो जाए कि भैया आपने इंसिडेंट्स खुद ही बोन किया है, आपने ये पास ऑन नहीं किया। क्लासिक एग्जांपल दोस्तों उसका हो सकता है इनवॉइस। तो फॉर एग्जांपल आप समझो कि आपने क्या है इंपोर्ट किया था और फिर आपने मिस्टर एक्स को बेचा, तो मिस्टर एक्स को आपने जब बेचा है तो क्लियरली उसके अंदर दिख रहा है कि आपने सिर्फ प्राइस ऑफ गुड्स ही उसे चार्ज किया है। ओके, जो इंपोर्ट ड्यूटी आपके जेब से गया था वो आपने उसका इंसिडेंस उसको पास किया ही नहीं है। वो क्लियरली दोस्तों इनवॉइस देखकर ही पता चल जाएगा और उससे माय डियर फ्रेंड्स क्लियरली आपका एक सीधा केस बन जाएगा कि भैया मैंने ही बोन किया है, मैंने ड्यूटी दोस्तों क्लियरली क्या है मेरे रिसिपेंट पे, मेरे बायर पे ये बर्डन पास नहीं किया। ठीक है, डन। नेक्स्ट दोस्तों, ओके, बात अगर होती है दोस्तों रिफंड एप्लीकेशन की, तो रिफंड एप्लीकेशन दोस्तों अगर कंप्लीट है तो रिफंड ऑर्डर पास होगा और रिफंड या तो जाएगा CWF कंज्यूमर वेलफेयर फंड में या फिर क्या है एप्लीकेंट के पास। ओके, हाउएवर इन द फॉलोइंग केसेस द अमाउंट ऑफ रिफंड इज पेड ओनली टू एप्लीकेंट, CWF में जाएगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला, एप्लीकेंट हैज नॉट पास इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी टू अनदर पर्सन, तो सिंपल सी बात है, आज अगर आपने ही क्या है बर्डन बोन किया है तो भैया CWF में जा ही नहीं सकता, ये आपको ही क्या है रिफंड जाएगा, बिकॉज आपने ये भोगा है, आपकी जेब से ये गया है। ठीक है। नेक्स्ट, इंपोर्ट वॉज पर्सनल यूज, अरे भाई यहाँ पे सीन ही नहीं है कि आप खरीद के बेचो, आपने तो ये गुड्स खरीदे ही है सो दैट आप उसे यूज कर सो। फॉर एग्जाम्पल आपने हेडफोन्स क्या है मंगाए थे, तो हेडफोन्स आप खुद ही पहन रहे हो भाई, ओके, अपने पर्सनल यूज के लिए, यहाँ पे बेचने का सीन ही नहीं है, आपने ही क्या है अपने पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट किया है, आपने ही क्या है जेब से ड्यूटी भी पे किया होगा, और कौन पे करेगा। ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, इफ अमाउंट रिलेट्स टू एक्सपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन गुड्स व्हिच हैज रिटर्न टू एक्सपोर्टर एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 26, तो दोस्तों क्लियरली यहाँ पे सीन क्या हो गया, जब आपने एक्सपोर्ट किया था राइट, तब आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया था, पर वो एक्सपोर्ट आ गया है ओके वापस, सेल्स रिटर्न हो गया है। ठीक है, तो क्लियरली दोस्तों ये जो आपने ड्यूटी भरा था ऑन द बेसिस के एक्सपोर्ट हुआ है, वो ड्यूटी क्या है डेफिनेटली क्या है आपको रिफंड मिल जाएगा, अगर आपने सेक्शन 26 के तहत टाइम लिमिट के अंदर क्या है उसे वापस मंगा लिया है तो। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पे तो सेल ही नहीं हुआ एट द एंड ऑफ द डे, तो किस बात का एक्सपोर्ट ड्यूटी है। ओके, एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ एट द एंड ऑफ द डे, तो ऐसे ही देखेंगे राइट, तो वो ड्यूटी क्या है आपने ही एज एन एक्सपोर्टर आपके जेब से क्या है निकाला था, तो आपको ही मिलेगा मेरे बंधु। नेक्स्ट, इफ अमाउंट रिलेट्स टू ड्यूटी सॉरी ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी पेबल, दोस्तों ये वैसे ही आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको इग्नोर करो, बस याद रखना ओके, ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी पेबल, दैट्स इट। नेक्स्ट इज, इफ द ड्यूटी और इंटरेस्ट वाज बोर्न बाय क्लास ऑफ एप्लीकेंट्स, जो नोटिफाइड किए गए हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भैया नोटिफाइड बंदों को क्या है डेफिनेटली क्या है रिफंड मिल जाएगा। लास्ट, if the duty is paid by importer in excess, okay, before an order permitting clearance of goods for home consumption, and such excess payment is evident from the bill of entry in case of self assessment, or the duty actually payable is reflected in the reassessed bill of entry in case of reassessment, तो clearly दोस्तों क्या है bill of entry से ही पता चल रहा है भाई कि तूने bill of entry में दिखाया 10% पर तूने पे कर दिया है 20%। ठीक है, या फिर ऐसा हुआ था कि रीअसेस्ड बिल ऑफ एंट्री, यानी आपने बिल ऑफ एंट्री में लिखा था 10%, ठीक है, वो काट के फिर क्या है आपको रीअसेस्ड क्या है बिल ऑफ एंट्री जब आया ओके, तो उसमें लिखा था कितना 20%, पर आपने पे कर दिया कितना, आपने पे कर दिया 25%, तो भैया क्लियरली क्या है यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सेस पे किया है, तो भैया आपने ही एक्सेस पे किया तो आप ही को रिफंड मिलेगा ना भाई, CWF पे क्यों जाएगा यार, आर यू गेटिंग इट, यस ओके। तो ये चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए हो कि इशारा किस बात की तरफ है। ओके, माफ़ी चाहता हूँ कि आपको वो नहीं दिखा जो मैं लिख रहा था। ठीक है,
नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें ओके सेक्शन 27A इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड पे, दोस्तों याद रखना इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके तो नॉर्मल केस में जब क्या है रिफंड क्लेम होता है तो सिंपल सी बात है ओके एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। डोरा क्या बेटा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन के 3 महीने के अंदर आपको रिफंड मिल जाना चाहिए। तो 3 महीना इज इंटरेस्ट फ्री पीरियड फ्रॉम द गवर्नमेंट परस्पेक्टिव। ओके तो डिपार्टमेंट 3 महीना लगाएगा, सोच समझ के आपको रिफंड दे देगा, एज सिंपल एज दैट। अगर उनको 3 महीने से ज्यादा लगा है तो भैया सिंपल सी बात है ओके 3 महीने की एक्सपायरी के बाद से क्या है मीटर चालू होगा, और वो ऑब्वियसली दोस्तों क्या है अप टू डेट ऑफ पेमेंट कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ डिलेड डेज, और उस पर आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट ओके 6% पर एनम के हिसाब से डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स मिल जाएगा। ठीक है तो याद रखना एक्सपायरी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओके, एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ, डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन है माय डियर फ्रेंड्स, जो गिवन होगा डेटा लेट्स से फॉर एग्जांपल 1/7। ठीक है तो आज 3 मंथ्स का एक्सपायरी कब होगा, तो आज क्लियरली दोस्तों 1/7 का 1/10 होता है, तो आपका काउंटिंग शुरू होगा कब से, 2/10 से, समझा, यस, फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ओके तो आज दोस्तों लेट्स से फॉर एग्जांपल डेट ऑफ पेमेंट है 1/12, तो आप कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अक्टूबर में 31 डेज है, एक चला गया तो बचे 30, नवंबर में 30, दिसंबर में ओके एक, तो ये आ जाएगा 61। ठीक है डन, दैट्स इट। नेक्स्ट इज रिफंड इज ऑर्डर्ड बाय अपीलेट अथॉरिटीज, अथॉरिटीज है ऑथेंटिसिटी अथॉरिटीज। तो एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ ऑफ ऑर्डर ओके, तो ऑर्डर पास हुआ उसके 3 महीने के अंदर वो लोग रिफंड कर दिया तो नो इंटरेस्ट, पर उसके बाद किया तो भैया क्या मीटर चालू हो जाएगा अप टू डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है अच्छा कोई भी डिपॉजिट आप अगर करते हो फॉर प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स या प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स, तो डेफिनेटली दोस्तों उस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है आपको सिर्फ मिलता है पैसा, सॉरी इंटरेस्ट आपको सिर्फ मिलता है जब आपने पैसा जमा कर दिया है, बाकायदा ड्यूटी जमा कर दिया है एज अ ड्यूटी पेड एंड नॉट एज डिपॉजिट्स, माइंड यू। ठीक है डन, तो प्लीज इंश्योर करना कि 3 महीने के अंदर अगर क्या है आ जाता है, फॉर एग्जांपल ओके रिफंड आ जाता है कभी, लेट्स से यहाँ पे रिफंड आया ओके 1/4 को, पर लेट्स से डेट ऑफ पेमेंट अगर मैं बोलता हूँ 1/8 को है, तो भैया नो इंटरेस्ट, आंसर विल बी नो इंटरेस्ट। ये एमसीक्यू में आया तो प्लीज सतर्क रहना, सावधान रहना। ठीक है हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीडी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेर, और स्वागत है आपका इस वीडियो में जब हम लोग करेंगे वेयर हाउसिंग। दोस्तों वेयर हाउसिंग चैप्टर का ओके मैं आगाज करूं उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा उसका क्या है समरी देना चाहता हूं कि ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि आज अगर क्या है आपके गुड्स ओके कस्टम पोर्ट पे है, तो एज एन इम्पोर्टर कौन से वो सरकमस्टांसिस है, कौन से वो सिनेरियोज है कि आप गुड्स होम कंजम्पशन के लिए नहीं बाकायदा वेयर हाउस के लिए क्लियर करेंगे फ्रॉम द पोर्ट। अच्छा ये जब क्लियर करेंगे तो आपको क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है दूसरा, अच्छा आप जिस वेयर हाउस में भेज रहे हैं वो किस टाइप का वेयर हाउस है, ओके इज इट अ पब्लिक वेयर हाउस, इज इट अ प्राइवेट वेयर हाउस, या इज इट अ स्पेशल वेयर हाउस, वो समझेंगे। अच्छा अगर आपके पास प्राइवेट वेयर हाउस है तो ऐसा क्या कांड कर देंगे आप जिससे आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा, कैंसिल, उसके रीजन समझेंगे। फिर ऑब्वियसली दोस्तों आपको तो पता ही है कि आपको वेयर हाउस में गुड्स डालते वक्त एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है, तो हम 2 टाइप के बॉन्ड के बारे में सीखेंगे, एक है कंसाइनमेंट बॉन्ड और एक है जनरल बॉन्ड। ठीक है फिर दोस्तों जैसे ही गुड्स क्या है कस्टम वेयर हाउस में आ जाते हैं तो क्या है पीरियड जिसके रिलेशन में क्या है वो गुड्स वेयर हाउस में रह सकते हैं, लाइफ टाइम रह सकते हैं ओके एक सर्टेन पीरियड तक रह सकते हैं, तो वो पीरियड क्या है। अच्छा और कितना पीरियड जो है वो इंटरेस्ट फ्री होगा और इंटरेस्ट कब से शुरू होगा वो सब डिस्कशन होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है फिर दोस्तों ओनर का क्या राइट है, व्हाट इज द ओनर ऑफ गुड्स का राइट जब क्या है गुड्स वेयर हाउस के अंदर है, क्या वो उसे देखभाल के लिए आ सकता है, राइट, क्या वो चेकिंग करने आ सकता है, क्या वो सॉर्ट करने आ सकता है, क्या वो अपने कस्टमर को माल दिखा सकता है, क्या है राइट उसका जब गुड्स वेयर हाउस के अंदर है। ठीक है
एंड फिर दोस्तों मोटा मोटी डिस्कशन यही होगा कि भैया आज ओके जैसे ही आपका पीरियड खत्म हो जाता है तो वेयर हाउस से आपको गुड्स ओके कहाँ क्लियर करवाने हैं, ठीक है, दूसरे वेयर हाउस में भेजना है, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाना है, या फिर एक्सपोर्ट करवा देना है, ठीक है। तो उसके क्या है सेट ऑफ कंप्लायंसेस क्या है ये जानने होंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी दोस्तों इसी पे क्या है मोटा मोटी डिस्कशन होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो ओके। तो सबसे पहला डिस्कशन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला डिस्कशन है कि भाई आज अगर कस्टम पोर्ट से ओके किसी को लेकर जाना है गुड्स कहाँ पे, कस्टम्स वेयर हाउस, तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ओके क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स उसे ओके एक सेकेंड, हाँ उसे क्या करना पड़ेगा ओके उसे एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा जिसे बोलेंगे इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, यस ओके परफेक्ट। और उसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स उसे एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा और वो बॉन्ड का वैल्यू होगा 3 टाइम्स द टोटल अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल। सर 3 गुना का बॉन्ड, इतना बड़ा प्रॉमिस क्यों, बिकॉज बेटा दिस विल टेक केयर ऑफ द ड्यूटी अमाउंट, द इंटरेस्ट अमाउंट एंड द पेनल्टी ओके यस, एंड पेनल्टी समटाइम्स कैन बी ओके 100% ऑफ द ड्यूटी अमाउंट। तो बस सेफर साइड के लिए उन्होंने क्या है 3 टाइम्स का ड्यूटी अमाउंट रख दिया और इतना मुझे क्या है बॉन्ड भी रखना है। और दोस्तों ओके साथ साथ में सिक्योरिटी, अभी सिक्योरिटी डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे कि वो कितना बोलता है, इट कैन रेंज फ्रॉम 10 to 20% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट ओके। जनरली ये होता है बैंक गारंटी। तो बेसिकली क्या है बैंक गारंटी इस बात की दी जाती है कि बॉस सिंपल सी बात है जितने का क्या है बॉन्ड है उसका 10% या 20% क्या है अगर स्थिति आई जहां पे मुझे पे करना और मैं पे नहीं कर रहा हूं तो मेरे बिहाफ पे बैंक पे कर दे, ठीक है डन है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों आपको ये समझना जरूरी है कि आपको अगर ये गुड्स ओके निकालने हैं कल उठ के, ठीक है, तो आपको फाइल करना पड़ेगा क्या एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। निकालने हैं यानी कि आपको अगर होम कंजम्पशन के लिए अगर क्लियर करना है यानी यहाँ से आपको अपने फैक्ट्री या गोडाउन लेकर जाना है तो आपको फाइल करना पड़ेगा एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री और साथ साथ में फिर पे करनी पड़ेगी ड्यूटी, ठीक है डन परफेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स ओके डन। अब दोस्तों चलो आपके गुड्स कस्टम वेयरहाउस के अंदर आ गए, ठीक है, तो थोड़ा वेयरहाउस के बारे में बात करते हैं कि वेयरहाउस कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है 3 टाइप के, एक होता है पब्लिक वेयरहाउस, एक होता है प्राइवेट वेयरहाउस और एक होता है स्पेशल वेयरहाउस ओके। ये तीनों के लिए दोस्तों याद रखना ओके लाइसेंस जो है एक ही बंदा देगा, प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, ठीक है परफेक्ट, वो ही क्या है तीनों के लिए लाइसेंस ग्रांट करेगा ओके परफेक्ट। पब्लिक वेयर हाउस में ओके कोई भी क्या है ओके एनी इंपोर्टर कैन डिपॉजिट गुड्स, ठीक है। बट दोस्तों प्राइवेट वेयर हाउस में नाम ही लिखा है प्राइवेट तो ऑब्वियसली क्या है जो लाइसेंसी होगा ओके उसी के क्या है गुड्स यहाँ पे डिपॉजिट किए जाएंगे ओके। एंड स्पेशल वेयर हाउस के केस में सीबीआईसी बकायदा क्या है गुड्स को नोटिफाई करेगा, राइट, जैसे कि ओके गोल्ड है, सिल्वर है, प्रेशियस मेटल्स है, ये सभी क्या है यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स डिपॉजिट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दोस्तों कोई भी क्या है ओके फिजिकल लॉक का सिस्टम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप रिकॉर्ड्स रखो और वहाँ पे देखो कि भैया कौन से गुड जा रहा है कौन से जा रहा है, पर यहाँ पे दोस्तों बकायदा फिजिकल लॉक होता है, यानी गुड्स एक बार एंटर हो गया फिर क्या है दरवाज़ा लॉक, उसको निकालना है तो दरवाज़ा खोलो, बकायदा प्रॉपर ऑफिसर ओके ताला लगा के जाता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, खुला है मैदान ओके, वो जाएगा जाएगा उसका कंट्रोल डेफिनेटली क्या है आप रिकॉर्ड्स के थ्रू रख सकते हो, ठीक है डन। अच्छा एक और चीज बोलना चाहता हूं
ओके, पब्लिक वेयर हाउस में दोस्तों याद रखना, आप कभी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं रख सकते। ओके, बट प्राइवेट और स्पेशल वेयर हाउस में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कंडक्ट करना अलाउड है। ये आगे जाके भी आपको आएगा। दोस्तों ये पूरा डिस्कशन यहाँ पे क्या है हुआ है, हम लोगों ने लाइसेंस के बारे में समझ लिया है, कौन से गुड्स, कौन से बंदे कहाँ कौन से गुड्स डिपॉजिट कर सकते हैं वो देख लिया, और यहाँ पे देख लिया कंट्रोल के बारे में। ठीक है, डन। अब दोस्तों कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस की अगर बात करें तो आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर में कैंसल द वेयरहाउस लाइसेंस if license contravenes any of the provisions. Okay, license C, sorry. During pendency of inquiry, operations of warehouse may be suspended. No goods shall be deposited in the warehouse during the suspension period. तो जब वो suspended है, कोई भी goods deposit नहीं कर सकता. Already deposit goods shall continue to be governed by warehousing provision. Okay? And एक बार लाइसेंस कैंसिल हो गया भाई, एक बार लाइसेंस कैंसिल हो गया, खत्म। आपको या तो क्या है वो गुड्स दूसरे वेयरहाउस में शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा दो, या तो एक्सपोर्ट के लिए क्लियर करवा दो विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम लिमिट है, याद रखना कि अगर क्या है कोई भी वेयरहाउस कोई भी हो सकता है, उसका अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया तो भैया आपको 7 दिन के अंदर निकालना पड़ेगा। फिर आप दूसरे वेयरहाउस में डालो, कंजम्पशन होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा दो या एक्सपोर्ट करवा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर 7 दिन में खत्म, निकालो। ओके, यस। और सस्पेंशन पीरियड में कोई भी गुड्स एक्सेप्ट नहीं करने हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करने। ठीक है, डन। और कौन करेगा बेटा कैंसिल? आपका माई बाप, प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। ठीक है, डन। अब दोस्तों जैसे बात हो रही है बॉन्ड की ही, ओके, तो आज इंपोर्टर डिजायर्स ऑफ वेयरहाउसिंग गुड्स। ओके, अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ऑब्वियसली एक मेजर रीजन कि आज इंपोर्टर कस्टम पोर्ट से गुड्स को ओके सीधा होम कंजम्पशन लेके ना लेके रादर वो सीधा वेयरहाउसिंग का ऑप्शन क्यों ऑप्ट करता है? बिकॉज कई बार इंपोर्टर के पास लिक्विडिटी इश्यूज आ जाते हैं, तो वो अपना लायबिलिटी थोड़ा डीले करने के लिए क्या करता है, वेयरहाउस में भिजवा देता है। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स मुद्दे की बात ये है कि तू तो ड्यूटी पे कर नहीं रहा, अब क्या भरोसा कि तू आगे जाके ड्यूटी पे करे, हाथ खड़े कर दिए तो। इसीलिए क्या है, जब गुड्स क्या है कस्टम पोर्ट से आते हैं कहाँ पे, वेयरहाउस, वेरी सिंपल, यहाँ पे दोस्तों आपको साइन करना पड़ेगा ओके एक बॉन्ड, और वो बॉन्ड होता है दोस्तों या तो कंसाइनमेंट बॉन्ड या तो जनरल बॉन्ड। कंसाइनमेंट बॉन्ड ओके दोस्तों जनरली जो वन टाइम इंपोर्टर होता है ओके वो ये बॉन्ड साइन करता है, बट जनरल बॉन्ड ओके जो फ्रीक्वेंट या रेगुलर इंपोर्टर है ओके वो ऑप्ट करता है। कंसाइनमेंट बॉन्ड इज लाइक अ वन टाइम थिंग, यू नो, वन टाइम कंसाइनमेंट जो आप भेज रहे हो तो उसका क्या है बॉन्ड बनाओ, प्रॉमिस दो ओके, एंड क्लियरली दोस्तों उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी फर्निश करो। ठीक है, बॉन्ड का अमाउंट आपको पता ही है कितना होना चाहिए। ठीक है, डन। द इंपोर्टर्स रिक्वायर्ड टू सबमिट द बॉन्ड फॉर एन अमाउंट इक्वल टू थ्राइस द ड्यूटी अमाउंट इन्वॉल्व। Rationale behind that is that importers potential liability can extend to duty plus mandatory penalty of 100% as well as fine and interest। तो वो सब कवर करने के लिए भैया हम लोगों ने सेफर साइड के लिए बोला है कि भैया अगर ड्यूटी 10 लाख है तो 30 लाख तक का क्या है मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा अगर वो ड्यू होता है तो। ठीक है, डन। दोस्तों जनरल बॉन्ड जो है ना उसमें सबसे पहले आपको असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी okay to execute a general bond of such an amount as he may approve in respect of warehousing of goods to be imported. The bond amount is determined by ACDC having regard to past imports warehoused and duty involved in such consignments and anticipated imports and expected revenue involved. In practice a running account is maintained which is debited when the goods are imported and credited when goods are cleared on ex bond on payment of duty। okay, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। तो आज जो ACDC है ओके असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर आपके पास्ट इंपोर्ट्स देखेंगे कि भैया आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से 100 करोड़ का इंपोर्ट किया जिस पे ड्यूटी आ रहा था 10 करोड़। ठीक है, पर आगे जाके क्या है आपका इंपोर्ट ज्यादा हो सकता है बिकॉज वो लोग एक ट्रेंड देख रहे थे कि लास्ट ईयर 100 करोड़ था, इस बार 150 करोड़ है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 200 करोड़ होगा।
तो उनको लग रहा है कि ड्यूटी होगा 20 करोड़, तो वो लोग आपको बोल देंगे कि भैया चलो एक काम करो आप, ठीक है, आप ऐसा एक लमसम फिगर बोल देंगे कि 50 करोड़ या 60 करोड़ का क्या है बॉन्ड दे दो हमको, ठीक है। तो ये क्लियरली कि क्या ये एक कंसाइनमेंट की बात नहीं है, ये बहुत सारे कंसाइनमेंट्स का क्या है इंपोर्ट होने वाला है, तो आपको उसकी रिलेशन में बॉन्ड देना है पहले से ही, ठीक है। कंसाइनमेंट बॉन्ड में तो क्या सीन सॉर्टेड है कि ये मेरा कंसाइनमेंट है, ये मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ, इसका इतना ड्यूटी है, ओके, उसका 3 गुना मैं कर दूंगा। पर यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इंपोर्ट्स होने वाले हैं, और वो बहुत सारे इंपोर्ट्स के रिलेशन में हर बार मैं कंसाइनमेंट बॉन्ड नहीं मारूंगा, मैं एक ही क्या है जनरल बॉन्ड दे दूंगा और बोल दूंगा 60 करोड़ का है, प्राइम मिनिस्टर पे 60 करोड़, ठीक है। अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्या है, कोई इंपोर्टेशन होता है, ओके, अब इंपोर्टेशन होता है फॉर एग्जाम्पल क्या है, ओके, लेट्स से 10 करोड़ का, तो आज सिंपल सी बात है 10 करोड़ यहाँ पे क्या है डेबिट हो जाए। अच्छा, फिर दोस्तों मैंने ड्यूटी पे कर दिया, तो सिंपल सी बात है, ओके, आज वो डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा, और ये 10 करोड़ माइनस हो जाए, ठीक है। अगर लेट्स से क्या है मैंने कोई इंपोर्टेशन किया जहाँ पे मैंने ड्यूटी पे कर दिया कितने का 20 करोड़ का, तो ये इतना माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है बॉन्ड का अमाउंट क्या है बढ़ेगा घटेगा, ओके, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ओके, डेबिट होगा जब क्या है कोई नया इंपोर्टेशन हो रहा है, क्रेडिट होगा जब क्या है माय डियर फ्रेंड्स मैं पेमेंट कर देता हूँ, तो बॉन्ड उतना, बॉन्ड का वैल्यू उतना कम हो जाएगा, राइट, बिकॉज इतना मैंने ऑलरेडी पैसा चुका दिया है। तो इस हिसाब से क्या है डेबिट क्रेडिट चलता रहेगा यहाँ पे, ओके, जब तक मैं क्या है इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो आज ये रनिंग बॉन्ड है, एक बोलते हैं ना बेसिकली कि ओपन खाता है अपना, ठीक है, जहाँ पे जिस हिसाब से क्या है मैं इंपोर्ट करते जाऊंगा पेमेंट करते जाऊंगा, बॉन्ड का वैल्यू इस हिसाब से एडजस्ट होता जाएगा, डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट होगा जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, क्रेडिट होगा जब मैं क्या है पेमेंट कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से दोस्तों क्या है जनरल बॉन्ड मेंटेन, और जनरल बॉन्ड में क्या हिसाब किताब मेंटेन होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पीरियड फॉर विच गुड्स कैन रिमेन इन द वेयर हाउस, ठीक है। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है कि गुड्स फॉर यूज इन 100% ईओयू EHTP दैट इज इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, या फिर क्या है STP दैट इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ओके, या फिर अगर कोई ऐसा वेयर हाउस जहाँ पे परमिशन है टू कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ऐसे सिनेरियो में दोस्तों कैपिटल गुड्स हो या नॉर्मल गुड्स हो डजंट मैटर, आप रख सकते हैं यहाँ पे टिल द क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स, ओके, फ्रॉम वेयर हाउस, ठीक है। तो जब तक वेयर हाउस से क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप उसे रख सकते हैं, इसका कोई एक्सपायरी डेट बेसिकली नहीं है, ठीक है। अच्छा, पर इसके उपरांत जो मेजॉरिटी गुड्स होंगे माय डियर फ्रेंड्स, ओके, जो ईओयू में नहीं है, EHTP में नहीं है, STP में नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए 1 साल का टाइम लिमिट है, और 1 साल काउंट भी कहाँ से करना है, डेट व्हेन द ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट ऑफ सच गुड्स इन वेयर हाउस इज पास्ट, ठीक है। तो वहां से 1 साल के अंदर आपको क्या है क्लियरली ये गुड्स को निकाल देना पड़ेगा, ठीक है, परफेक्ट। सर नहीं किया तो कुछ नहीं, 1 साल के बाद तेरे को ड्यूटी इंटरेस्ट पेनल्टी लायबल हो जाएगा, एंड दूसरा अगर तूने हाथ खड़े कर दिए तो तेरा गुड्स बेच खा के क्या है वो लोग रिकवर कर लेंगे ये पैसा, सिंपल, क्या ही कर सकते हैं। और देख वेयर हाउस के अंदर गुड्स ही है ना, और तू उसी के रिलेशन में लाइबिलिटी नहीं पे कर रहा है तो वही बेच देंगे, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, दूसरा एक्सटेंशन जो है प्रिंसिपल क्या है 1 साल तक का दे सकता है, ओके, अगर सफिशिएंट कॉज रहा तो। दूसरा इंटरेस्ट की अगर बात करें दोस्तों, ओके, तो इंटरेस्ट फ्री पीरियड कौन सा होगा, तो देखो यार यहाँ पे तो क्या है कोई एक्सपायरी डेट है नहीं, तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट आएगा भी नहीं, बट वो 1 ईयर वाले केस में गवर्नमेंट ने बोला है, ओके, कि 90 दिन तक आपका इंटरेस्ट फ्री पीरियड होगा, 91st डे से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा अप टू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। अच्छा, 90 डेज कहाँ से कैलकुलेट करना, अगेन डेट व्हेन द ऑर्डर डिपॉजिटिंग सच गुड्स इन वेयर हाउस पास हुआ है, तो वहां से 90 डेज के अंदर क्लियरली क्या है, ओके, आप क्लियर करवा दो तो इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा, पर अगर उसके बाद किया तो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। किस अमाउंट पे लगेगा, जो भी अमाउंट ड्यू होगा, ओके, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री में उस पे लग जाएगा 15%, एंड डिलेड नंबर ऑफ डेज आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया, ओके। तो आज फॉर एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स लेट्स से
1425 जो है वो है क्या, डेट व्हेन ओके ऑर्डर ओके डिपॉजिटिंग गुड्स इन वेयर हाउस इज पास्ट। तो यहाँ से ओके दो टाइम लिमिट आएगी। पहली टाइम लिमिट है कि 1/4/2026 तक निकाल देना, ये 1 साल का एक्सपायरी पीरियड है, ठीक है, ओके डन। और ये है दोस्त 90 डेज, ओके 90 डेज कब खत्म हो गए, तो आज अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, ओके। तो आज सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा 29 + 30 + 31, ओके। तो आज 31 क्या, आई एम सो सॉरी, अप्रैल मई, अरे 31 यहाँ पे आना चाहिए, और जून, सॉरी, ठीक है 30 जून ही आएगा, बस ऊपर नीचे कर दिया था मैं। तो 30 जून 2025 को क्या है, ओके एक्सपायर होगा क्या, 90 डेज, ओके। तो यहाँ से क्या उठा लेना, ओके। तो यहाँ तक दोस्तों आपका इंटरेस्ट फ्री पीरियड है, ओके। और फिर 1 जुलाई से क्या आपका मीटर चालू हो जाएगा, ओके यस, आपका इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्ट है, ओके डन। अब दोस्तों ये तो सीन सॉर्ट हो गया है, ओके परफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, दूसरा, गुड्स विच आर नॉट रिमूव फ्रॉम वेयर हाउस ओके आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, ओके उसे बोला जाएगा कि इट इज डीम्ड टू बी इम्प्रॉपरली रिमूव्ड एंड द रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल विल बी ओके द डेट ऑफ डीम्ड रिमूवल, ठीक है। तो आज जिस दिन आपको क्या है रिमूव करना चाहिए था, ओके उसी दिन को माना जाएगा क्या, कि भैया इस दिन का रेट लेना है, ठीक है डन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन था दोस्तों इंटरेस्ट के रिलेशन में, ओके कि आज प्रतिभा प्रोसेसर्स के केस में ऐसा सीन हुआ कि इट वाज हेल्ड दैट इंटरेस्ट इज अ कंपनसेटरी कैरेक्टर एंड इज इम्पोज्ड ऑन द ड्यूटी ऑन द असेसी who has withheld payment of tax and when it is due and payable. The levy of interest is geared to actual amount of tax withheld and the extent of delay in paying the tax on due date. Essentially, it is compensatory and different from penalty. तो it is clearly visible कि आज अगर ओके ड्यूटी है तो भैया इंटरेस्ट है, ओके और अगर ड्यूटी ही पेबल नहीं है तो इंटरेस्ट भी पेबल नहीं होगा, ओके यस वही बोला है। इट इज इम्प्लिसिट फ्रॉम द लैंग्वेज दैट द इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल और ड्यू on the warehouse goods for the period from the expiry of the period specified or granted till the date of clearance from the warehouse. In this case, on the date of clearance of the goods, no duty was payable. The goods were not eligible to duty at that time. The calculation of interest is always on the principal amount. The principal amount herein is the amount of duty payable on the clearance of goods. When the principal amount is only nil, तो interest भी होगा nil because interest is just accessory to the principal amount. ठीक है done. क्या है illustration? X, an importer, imported some goods and deposited them on 12th of April. These goods were re-exported without payment of duty on 15th of August. With reference to this, discuss whether any interest is payable or not. Okay. तो आज सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियरली यहाँ पे बंदे ने एक्सपोर्ट किया है उसे, ओके यस। तो क्लियरली दोस्तों एक्सपोर्ट करते वक्त कोई भी ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होगा, होम कंजम्पशन में होता पर यहाँ पे नहीं होगा। एंड वही है दोस्तों, भले उसने 90 डेज के बाद क्या है रिमूव किया है, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो एज पर 61(2), if goods remain in warehouse beyond a period of 90 days, interest is payable at the rate 15% on the amount of duty payable at the time of clearance of goods, okay, for the period from the expiry of 90 days till the date of payment. In Pratibha Processors, court has held that when the goods at the time of removal for warehouse are exempted from payment of duty, the liability to pay interest cannot be saddled on a non-existing duty. ठीक है, and in case the liability to pay duty is nil, the interest will also be nil. इसीलिए मिस्टर एक्स कुछ भी पे नहीं करेगा, ठीक है। ये याद रखना, ये आपको केस स्टडी में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है, ओके अच्छा कॉन्सेप्ट था। अच्छा